मेरी आंखों में देखते हुए उसने पूछा, तुम दोनों किस हद तक आगे बढ़े थे? मुझे उम्मीद नहीं थी कि बो यान इतनी डायरेक्ट होगी। रिकवर होने से पहले मैं कुछ सेकंड्स के लिए स्टन रह गया। हमने सिर्फ 1 साल तक डेटिंग की थी। हम हाथ पकड़ते थे और हग करते थे, लेकिन हमने कभी किस नहीं किया। मेरा और उसका पहले ही ब्रेकअप हो चुका है। सब कुछ पूरी तरह खत्म हो गया है। मैं फ्यूचर में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा। ये सुनकर बालू यान के होठों के कोने थोड़े ऊपर की तरफ मुड़े। वो बहुत अच्छे मूड में लग रही थी। उसने अपना हाथ बढ़ाया और धीरे से मेरे कंधे पर रखा। उसकी टोन हल्की थी लेकिन बहुत ज्यादा जेंटल थी। क्या मैं तुम्हें किस कर सकती हूं? मुझे लगा शायद मुझे कोई वहम हुआ है। तुमने अभी क्या कहा? बालू यान ने पेशेंस के साथ अपनी बात दोहराई। तो क्या मैं तुम्हें किस कर सकती हूं? मैं उसे घूरता रहा। मैं स्टन था। मेरा दिमाग पूरी तरह एक मेज बन चुका था। मुझे वहां फ्रीज खड़ा देखकर उसने अपना सिर थोड़ा ऊपर किया और मेरे करीब आई। मैंने उसके चेहरे को पास और पास आते देखा और घबराहट में अपना थूक निगला। बुओ यान मुझसे 5 सेंटीमीटर दूर रुकी और धीरे से हंसी। जंगशेन, तुम्हें अब अपनी आंखें बंद कर लेनी चाहिए। मैंने आज्ञाकारी बनकर उसकी बात मानी और अपनी आंखें बंद कर लीं। बिना साइट के मेरी बाकी सेंस और तेज हो गईं। मैं अपनी नाक के पास से गुजरती एक प्योर और रिच खुशबू को क्लियरली महसूस कर सकता था। ये बालू यान की सेंट थी। बुओ यान को और करीब आते महसूस कर मैं थोड़ा टेंस हो गया और अपनी भौहें सिकोड़ लीं। बुओ यान ने मेरे इस छोटे से एक्शन को नोटिस किया और मन ही मन एक आह भरी। उसके वार्म और जेंटल होठों ने मेरे गाल पर एक किस किया। गाल पर किस मिलने के बाद मैंने सरप्राइज में अपनी आंखें खोल दीं। बुओ यान धीरे से मुस्कुराई। मैं तुम्हें इतनी जल्दी डराना नहीं चाहती। इतना कहकर उसने मेरे कंधे से हाथ हटा लिया और हमारे बीच की उस एम्बिगुअस दूरी को बढ़ा दिया। मुझे तुरंत वो खुशबू काफी कम होती महसूस हुई। न जाने क्यों मुझे थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट फील हुआ। मेरी आंखों में डिसअपॉइंटमेंट की वो एक पल की झलक बालू यान से मिस नहीं हुई। उसने शांति से अपने एक्सप्रेशन कंपोज किए। चलो चलते हैं, मैं तुम्हें थोड़ा आसपास घुमा देती हूँ। उसके बाद न तो मैंने और न ही बुओ यान ने उस कोर्टयार्ड वाली किस का जिक्र किया। थोड़ी देर और चलने के बाद मैं अपनी स्वर्गीय दादी के बारे में फिर से सोचे बिना नहीं रह सका। बुओ यान ने देखा कि मेरा मूड थोड़ा ड्रॉप हो गया है, इसलिए उसने नेचुरली सब्जेक्ट चेंज कर दिया। मैंने दादी जैंग के लिए एक बहुत अच्छे फेंगशुई वाली जगह ढूंढने में मदद की है। कल एक शुभ दिन है। क्या तुम उन्हें उनकी आखिरी जर्नी पर विदा करने जाना चाहते हो? मैंने तुरंत सिर हिलाया। मैं अपनी दादी की अस्थियां हजारों मील दूर जिंगचैंग लाया था ताकि उन्हें यहां रेस्ट मिल सके। बेशक मुझे उन्हें उनकी आखिरी जर्नी पर विदा करना ही है। मैं बस इस बात से थोड़ा सरप्राइज था कि दफनाने की जगह खोजने का टास्क बालू यान के हिस्से आया। लू यान, क्या तुम पिछले कुछ दिनों से बिजी नहीं रही हो? मेरे इंप्रेशन में लोग जितने अमीर होते हैं उतने ही बिजी होते हैं। इतनी बड़ी कंपनी, इतने सारे बिजनेस मैनेज करने के लिए वे हर दिन काम में डूबे रहते होंगे। लेकिन अभी उसे देखते हुए बुओ यान बिल्कुल भी किसी बड़ी कॉरपोरेशन की सीईओ जैसी नहीं लग रही थी। बुओ यान ने भी जानबूझकर अपने काम के मामलों को एक्सप्लेन नहीं किया। कोई बात नहीं, मैं बॉस हूं, मैं आलस कर सकती हूं। मैंने सरप्राइज होकर बालू यान की तरफ देखा। मैं पहले सोचता था कि वो कोल्ड है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसे जोक करना भी आता है। शाम को मैंने अभी अभी शावर खत्म किया था और बाथरूम से बाहर आया ही था कि मेरे दरवाजे पर नॉक हुई। मैंने उसे खोलने के लिए गया और देखा कि मेरी माँ वहां खड़ी थी। मॉम, प्लीज अंदर आइए। मॉम अंदर आईं। उन्होंने मुझे अपने पास सोफे पर बिठाया और मेरा हाथ पकड़ा। मेरे प्यारे बेटे, घर आने के बाद से क्या ऐसी कोई चीज है जिसकी तुम्हें आदत नहीं है? अगर कुछ भी हो तो तुम्हें मुझे जरूर बताना चाहिए। मैंने सिर हिलाया। ऐसा कुछ नहीं है जिसकी मुझे आदत न हो। खाना अच्छा है और लिविंग कंडीशंस बहुत बढ़िया हैं। कुछ देर चैटिंग करने के बाद थोड़ी देर बाद मॉम आखिरकार इस बातचीत के मेन पर्पस पर आ ही गईं। जांगशेन, असल में तुम्हारे पैदा होने से पहले तुम्हारी दादी और पड़ोस वाली ग्रैंडमा बाई ने तुम्हारे और लू यान के लिए एक बेट्रोथल अरेंज की थी। पहले हमें डर था कि तुम इसे तुरंत एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, इसलिए हमने तुम्हें नहीं बताया था। लेकिन मैं देख रही हूं कि तुम और वो लड़की एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से घुल मिल गए हो। तो मेरी गालें थोड़ी लाल हो गईं, लेकिन मेरे दिल में हमेशा एक सवाल था, वो बेट्रोथल मेरे बड़े भाई के लिए क्यों नहीं थी? वो मुझसे पहले पैदा हुआ था। मदर जांग मुस्कुराईं। असल में शुरुआत में दोनों फैमिलीज के एल्डर्स लू यान और जांग यियांग के लिए ही बेट्रोथल अरेंज करना चाहते थे, लेकिन वे दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। बस उसी समय ऐसा हुआ कि मैं तुम्हारे साथ प्रेग्नेंट थी, इसलिए वो बेट्रोथल तुम्हारे और लू यान के लिए अरेंज कर दी गई। लेकिन तुम दोनों साथ हो सकते हो या नहीं, ये अभी भी तुम्हारी और लू यान की विशेस पर डिपेंड करता है। तो जांगशेन, तुम्हारे क्या थॉट्स हैं? मॉम भी मेरे थॉट्स जानना चाहती थी। उन्हें लगा कि उन्होंने इस बेटे के साथ बहुत गलत किया है। अगर मैं क्लियरली कह देता कि मुझे बुओ यान पसंद नहीं है,
तो वे मुझे बालू यान से शादी करने के लिए फोर्स नहीं करते। मुझे अचानक दिन में कोर्टयार्ड में हुई बात याद आई। मुझे ये नापसंद नहीं है। यह सुनकर मॉम जल्दी से बोल पड़ी, जैंगशन, तुम इसे सिरे से रिजेक्ट नहीं कर रहे हो, जिसका मतलब है कि अभी भी पॉसिबिलिटी है, सही ना? मैंने सिर हिलाया। दिन में कोर्टयार्ड में मैंने बुओ यान को आउटराइट रिजेक्ट नहीं किया था, इसलिए आज रात मैं मदर जांग के सामने भी इसे रिजेक्ट नहीं करूंगा। इसके अलावा मुझे लगा कि मेरे मन में बुओ यान के लिए एक अच्छा इंप्रेशन है। ये फीलिंग वैसी नहीं थी जैसी शेन शावे को पसंद करते वक्त थी। ये ज्यादा नेचुरल लग रही थी। बस बात यह है कि मेरा अभी अभी शेन शावे के साथ ब्रेकअप हुआ है। हालांकि मैंने उससे पूरी तरह उम्मीद खो दी है, लेकिन मेरा दिल अभी पूरी तरह खाली नहीं हुआ है। इस वक्त बुओ यान के साथ होना उसके साथ अनफेयर होगा। मॉम, मेरा फिलहाल रिलेशनशिप में रहने का कोई इरादा नहीं है। ये सुनकर मॉम स्टन रह गईं। फिर उन्होंने एक पजल्ड एक्सप्रेशन के साथ मेरी तरफ देखा। जांगशन, मैं देख सकती हूं कि तुम्हारे मन में बालू यान के लिए अच्छा इंप्रेशन है। मैं एक मोमेंट के लिए हिचकिचाया, लेकिन फिर भी मैंने अपनी और शेनकी की पूरी कहानी सुना दी। जब मॉम को पता चला कि शेन शावे ने क्या किया था, तो वो इतनी शॉक्ड थी कि काफी देर तक कुछ बोल नहीं पाईं और उन्होंने दुख के साथ मुझे गले लगा लिया। काश हम तुम्हें कुछ दिन पहले ढूंढ पाते तो तुम्हें इतनी भयानक चीज से नहीं गुजरना पड़ता। मेरा बेचारा बेटा, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है। उसके बाद मॉम ने थोड़ी देर और मुझसे बात की और फिर अपने रूम में चली गईं। अगले दिन मैं फिर से सुबह जल्दी उठ गया। आज मैंने बुओ यान के साथ अपनी दादी की अस्थियों को सिमेट्री ले जाने का अरेंजमेंट किया था, इसलिए मैं जानबूझकर बहुत जल्दी उठ गया। मुझे यकीन नहीं था कि बुओ यान कब पहुंचेगी, इसलिए मैं बस लिविंग रूम में वेट करने लगा। मैंने ओरिजिनली बेलू यान को फोन पर कांटेक्ट करने का प्लान बनाया था, लेकिन फिर मुझे याद आया कि मैंने अपना पुराना फोन और सिम कार्ड बीजिंग एयरपोर्ट के एक कूड़ेदान में फेंक दिया था। मैंने अभी तक नया फोन और सिम कार्ड नहीं खरीदा था। कोई ताज्जुब नहीं कि पिछले 2 दिनों से सब कुछ इतना शांत महसूस हो रहा था। बालू यान भी बहुत जल्दी पहुंच गई। जब वो आई तो उसके हाथ में एक बैग था। उस बैग को देखकर मैं थोड़ा पजल्ड था। फिर मैंने देखा कि बुओ यान ने वो बैग सीधे मेरे सामने कर दिया। मैंने अपनी तरफ इशारा किया, मेरे लिए? बालू यान मुस्कुराई और उसने सिर हिलाया। हाँ, तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। जल्दी से इसे खोलो और देखो कि क्या तुम्हें ये पसंद आया। मैंने क्यूरियोसिटी के साथ बैग से एक बॉक्स निकाला। बॉक्स के अंदर एक फोन का लेटेस्ट मॉडल था। बुओ यान ने मेरे लिए एक नया सिम कार्ड भी तैयार कर रखा था। खैर, मैंने प्लीजेंट सरप्राइज के साथ फोन की तरफ देखा। अभी मैं एक नया फोन खरीदने के बारे में सोच ही रहा था और पता चला कि बुओ यान पहले ही मेरे लिए एक खरीद चुकी थी। मैंने अपने हाथ में मौजूद उस लेटेस्ट मॉडल के फोन को घुमाकर देखा। मेरे चेहरे पर एक मुस्कान थी। हाँ, मुझे ये पसंद आया। मैं बस नया फोन खरीदने ही वाला था। इतना कहकर मैंने नया फोन अंदर रखा और अपनी दादी की अस्थियों का कलश लेकर बुओ यान के साथ निकल गया। इस वक्त जैंग फैमिली के चारों मेंबर्स अभी सोकर नहीं उठे थे, इसलिए मैंने घर के बटलर को इन्फॉर्म कर दिया कि मैं और बालू यान बाहर जा रहे हैं और बटलर से कहा कि मम्मी पापा के जागने पर उन्हें मेरे ठिकाने के बारे में बता दे। मुझे बुओ यान के साथ देखकर बटलर अपने यंग मास्टर को जाते देख काफी रिलैक्स्ड महसूस कर रहा था। लिंगशान सिमेट्री कार सिमेट्री के गेट पर जाकर रुकी। मैं कलश पकड़े हुए कार से बाहर निकला और बुओ यान मेरे बगल में चल रही थी। हम स्टाफ के पीछे पीछे बरियल प्लॉट तक गए। स्टाफ ने कलश को कब्र के अंदर रखने में मदद की। बालू यान और मैं एक तरफ खड़े होकर खामोशी से देखते रहे। मेरी आंखों के किनारे थोड़े लाल थे, लेकिन मैं रोया नहीं। दादी मुझे हर वक्त रोते हुए नहीं देखना चाहेंगी। मैंने उनकी कब्र के सामने थोड़ी देर बात की, फिर बालू यान के साथ वहां से निकल गया। सिमेट्री में दादी की अस्थियां विसर्जित करने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे दिमाग से एक बड़ा बोझ पूरी तरह हट गया हो। बस हुआ ये कि मैं बुओ यान के साथ अभी जांग होम वापस लौटा ही था कि मेरे भाई और मॉम मुझे फिर से बाहर ले जाने लगे और बालू यान, जिसे अभी जाने का मौका नहीं मिला था, उसे हमारे साथ बाहर जाने के लिए ड्राइवर बना दिया गया। मैंने पीछे की सीट पर बैठे 2 लोगों की तरफ अपना सिर घुमाया और पूछा, मॉम भाई, हम कहाँ जा रहे हैं? मॉम ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बस देख रही हूं कि तुम बहुत दुबले हो गए हो, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हारा एक फुल फिजिकल चेकअप करवा लूं ताकि अभी तुम्हारी बॉडी बनाने में मदद मिल सके। तुम्हारी हेल्थ से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। उनकी टोन ऐसी थी कि मेरे पास मना करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। यहां तक कि ड्राइव कर रही बालू यान ने भी एग्रीमेंट में सिर हिलाया। मैं और क्या कह सकता था। वह धीरे से बोली, जियांग शेन, आंटी जियांग भी तुम्हारी हेल्थ को लेकर वॉरिड हैं। एक अच्छे बच्चे बनो और चेकअप के लिए जाओ, सबको सुकून मिलेगा। क्या सब में तुम भी शामिल हो? मेरा दिमाग अचानक कहीं और भटक गया। मैंने बिना सोचे समझे ये सेंटेंस बोल दिया। कार का एटमॉस्फेयर तुरंत साइलेंट हो गया। काफी देर बाद सिर्फ बालू यान की हल्की हंसी सुनाई दी। हाँ, इसमें मैं भी शामिल हूं, इसलिए जांग शेन अच्छे बनकर रहो।
मैंने सुना कि बुओ यान ऐसी टोन यूज कर रही थी जैसे किसी बच्चे को बहला रही हो। मैंने ये नहीं कहा कि मैं नहीं जा रहा हूं। मेरा शुरू से ही मना करने का कोई इरादा नहीं था। मेरे भाई ने अपनी भौहें चढ़ाईं और फिर गाड़ी चला रही बुओ यान की तरफ अपना सिर घुमाया। बुओ यान, क्या तुमने सुना? मेरा छोटा भाई तुम्हारे लिए ये नहीं कर रहा है। बुओ यान हंसी और बोली, ठीक है, मैं अगली बार फिर ट्राई करती रहूंगी। उन दोनों की इस हंसी मजाक के बीच मैं सिर्फ अपना मुंह बंद रख सका। वे मुझे जांग फैमिली के प्राइवेट हॉस्पिटल ले गए। चूंकि ये हमारी फैमिली का ही हॉस्पिटल था, इसलिए वहां लाइन में वेट करने की कोई जरूरत नहीं थी। हम पहुंचते ही चेकअप स्टार्ट कर सकते थे। मुझे बस ये उम्मीद नहीं थी कि मैं सबसे पहले टेस्ट आइटम पर ही अटक जाऊंगा। पहला आइटम ब्लड ड्रॉ था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मेरी वेन्स बहुत छोटी थीं। नर्स ने मुझे कई बार प्रिक किया, लेकिन उसे वेन एक्यूरेटली नहीं मिल पाई। इसे देखकर साइड में खड़ी मदर जेंग और जियांग यियांग का दिल बुरी तरह दुखने लगा। मेरे भाई का टेम्पर थोड़ा हॉट है। नर्स को फिर से निशाना चूकते देख उसने नाखुश होकर कहा, क्या तुम्हें ब्लड निकालना आता भी है? क्या तुम मेरे छोटे भाई को किसी टेस्ट सब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर रही हो? वो यंग नर्स भी एंग्जाइटी में पसीने पसीने हो रही थी। उसने यहाँ जॉब पाने के लिए बहुत मेहनत की थी और वो इस वजह से इसे खोना नहीं चाहती थी। मैंने उस यंग नर्स की आंखों में एंग्जाइटी देखी और धीरे से कहा, भाई ठीक है, ये मेरी प्रॉब्लम है। मेरी वेन्स बहुत छोटी हैं। अपने छोटे भाई को ऐसा कहते देख मेरा भाई उस यंग नर्स से और कुछ नहीं कह सका। नर्स एंशियस थी और वो जितनी ज्यादा एंशियस होती गई उसके लिए स्पॉट ढूंढना उतना ही मुश्किल होता गया। यह देखकर कि मेरा आर्म पहले ही उसके द्वारा कई बार प्रिक किया जा चुका है और अब प्रिक करने के लिए कोई जगह नहीं बची है, वो चिंता के मारे रोने ही वाली थी। अचानक साइड से बुओ यान की आवाज आई, मुझे करने दो। कई जोड़ी आंखें एक साथ बुओ यान की तरफ मुड़ी। मैंने देखा कि उसने सीरियसली अपने हाथ और नीडल को स्टेरिलाइज करना शुरू कर दिया है। मैंने डाउटफुल एक्सप्रेशन के साथ उसकी तरफ देखा। बालू यान, क्या तुम यह कर सकती हो? अगर तुम सच में नहीं कर सकती तो शायद हमें इसे प्रोफेशनल पर ही छोड़ देना चाहिए। मैंने अपना सेंटेंस पूरा भी नहीं किया था कि मैंने देखा बालू यान ने स्किलफुली स्टेरिलाइज्ड नीडल उठाई। पहले उसने मेरे आर्म के अंदर की वेन को एक मोमेंट के लिए केयरफुली ऑब्जर्व किया और फिर एक्यूरेटली नीडल इंसर्ट कर दी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि बुओ यान पहली ही ट्राई में सक्सेसफुल हो जाएगी। मैं भी थोड़ा हैरान था। मैंने ब्लैंकली उसे घूरते हुए देखा जब बुओ यान ने शांति से अपने ग्लव्स उतारे। क्या तुमने पहले मेडिसिन की पढ़ाई की है? बुओ यान ने अपना सिर हिलाया। उसकी टोन बहुत नॉनशॉलेंट थी। ये काफी सिंपल लग रहा था। उसका ये एक सेंटेंस दूसरी नर्स के चेहरे पर सीधा तमाचा था। जांग यियांग के होठों का कोना थोड़ा ट्विच हुआ। ये सच में एक हम्बल ब्रैग जैसा लग रहा था, लेकिन बालू यान के पास ये कहने का हक था। देखो उसने अभी कितनी एक्यूरेटली नीडल इंसर्ट की थी। मैंने एक हाथ से अपने फोरआर्म पर कॉटन बॉयल को पकड़ा हुआ था। मेरी आंखें ऐसे चमक रही थीं जैसे उनमें छोटे छोटे स्टार्स भरे हों। लू यान, तुम अमेजिंग हो। बुओ यान हंसी और बोली, मैं बस चाहती थी कि तुम्हें कुछ कम बार प्रिक किया जाए। मैंने अपना सिर हिलाया, ये इशारा करते हुए कि दर्द नहीं हुआ। ब्लड ड्रॉ की पहली डिफिकल्ट बाधा पार करने के बाद आगे के टेस्ट्स बहुत स्मूथली हुए। अपनी खुद की फैमिली का हॉस्पिटल होना बहुत बढ़िया है। टेस्ट की एक सीरीज के बाद सिर्फ 2 घंटे बीते थे। मेरी मदर और भाई टेस्ट रिपोर्ट्स का वेट करने के लिए हॉस्पिटल में ही रुकने पर अड़े रहे। जहां तक मेरी बात है, क्योंकि मेरा ब्लड ड्रॉ पहले ही हो चुका था, मैंने कुछ नहीं खाया था, इसलिए बुओ यान मुझे पास के एक प्राइवेट रेस्टोरेंट में ले गई। मैंने क्यूरियोसिटी से पूछा, क्या ये प्राइवेट रेस्टोरेंट भी तुम्हारी फैमिली का बिजनेस है? बुओ यान ने सिर हिलाया और कहा कि ये मेरी फैमिली का है। ओ खैर, मुझे लगा कि मुझे वो फिजूल सवाल नहीं पूछना चाहिए था। वेटर बुओ यान को उसके रेगुलर प्राइवेट रूम में ले गया। जैसे ही हम बैठे, इससे पहले कि मैं मेनू भी देख पाता, बुओ यान ने स्किलफुली कई डिशेस ऑर्डर कर दी थीं। फिर मैं ये देखकर सरप्राइज रह गया कि उनमें से कई मेरी फेवरेट डिशेस थीं। ऑर्डर लेने के बाद वेटर चला गया। मैंने अपना सिर घुमाकर बुओ यान की तरफ देखा। तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे ये डिशेस खाना पसंद है? बुओ यान ने ऐसे रिएक्ट किया जैसे ये कोई बड़ी बात ना हो। अगर कोई जानना चाहता है तो उसे नेचुरली पता चल ही जाता है। मैं काफी देर तक स्टन रह गया। अचानक मुझे शेन शावे का ख्याल आया। मैं उसे 1 साल से जानता था। मुझे उसकी सारी प्रेफरेंसेज क्लियरली पता थीं, लेकिन शेन शावे को अक्सर याद नहीं रहता था कि मुझे क्या खाना पसंद है। कुछ बार शेन शावे मुझे बाहर खाने पर ले गई। उसने हमेशा वही डिशेज ऑर्डर की जो मुझे सबसे ज्यादा नापसंद थीं। उस वक्त मैंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और शेन शावे के लिए बहाने भी बनाए। मुझे लगा कि शायद वो बस ध्यान नहीं दे रही थी, लेकिन उसकी तुलना बुओ यान से करने पर मुझे महसूस हुआ कि शेन शियावी के लिए मेरे प्यार का चश्मा बहुत ज्यादा मोटा था। इस प्राइवेट रेस्टोरेंट में खाना बहुत जल्दी सर्व किया जाता है। मुझे ज्यादा वेट नहीं करना पड़ा और वेटर हमारे द्वारा ऑर्डर की गई डिशेस ले आया। जब हम खाना खा रहे थे तभी बालू यान का फोन बजा। उसने फोन निकाला, देखा और शांति से आंसर दिया। सिस्टर लू यान,
मैंने सुना है कि तुम बीचांग से वापस आ गई हो। क्या तुम आज रात फ्री हो? चलो कहीं बाहर चलते हैं। बुओ यान ने मुझे खाते हुए देखा और कहा, नहीं, मैं फ्री नहीं हूं। तुम किस काम में बिजी हो? मैं अपने फियांसे के साथ हूं। बुओ यान की बात सुनकर मैं इतना चौंक गया कि मेरे मुंह का सारा सूप बाहर निकल गया। फोन की दूसरी तरफ भी सन्नाटा छा गया। फिर एक औरत के चिल्लाने की आवाज आई, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, सिस्टर लू यान, आपने मेरे जीजू को ढूंढ लिया? क्या जीजू अभी आपके साथ हैं? मना करने की हिम्मत मत करना, मैंने उन्हें सुना है। लू यान ने शांति से मुझे एक टिश्यू पकड़ाया। मैंने उसे लिया और अपना मुंह पोंछा, लेकिन मेरा पूरा ध्यान अभी भी लू यान पर ही था। मैंने उन्हें कुछ दिन पहले ही ढूंढ लिया। सिस्टर लू यान आखिरकार शादी करने जा रही हैं। जीजू को हमसे मिलाने बाहर लाओ। हम सब उन्हें देखना चाहते हैं। उन्हें बाहर हैंगआउट के लिए लेकर आओ। नहीं मतलब नहीं। इतना कहकर बुओ यान ने दूसरे इंसान के रिप्लाई का वेट नहीं किया और फोन काट दिया। मैंने अपना हाथ हिलाया और झेंपते हुए बुओ यान की तरफ देखा। मैं बस अभी गलती से चोक हो गया था। मुझे पता है। बुओ यान को मेरी बात में हाँ मिलाते देख मुझे समझ नहीं आया कि आगे क्या कहूं। अभी फोन पर जो थी, क्या वो तुम्हारी फ्रेंड थी? बचपन की दोस्त है। वो तुम्हारी बहन की भी बचपन की दोस्त है। ओह, उन्होंने तुम्हें बाहर चलने के लिए कहा था, तुम क्यों नहीं गई? बुओ यान ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें जेंटल थीं। मैंने अभी तो कहा मुझे अपने फियांसे के साथ रहना है। मेरे गाल लाल हो गए। बुओ यान ने शांति से सिर हिलाया। मम, तो फिर इसे ऐसा समझ लो कि मैं एक तरफा तुम्हारे पीछे पड़ी हूं। मुझे लगा जैसे लू यान की वो इमेज मेरे सामने पूरी तरह टूट गई है। क्या ये वही कोल्ड और नोबल औरत है जो कुछ दिन पहले पहली मुलाकात में बैक की पिछली सीट पर बैठी थी? खाना खाने के बाद हम प्राइवेट हॉस्पिटल वापस आ गए। मॉम को मेरी फुल बॉडी चेकअप रिपोर्ट मिल गई थी। रिपोर्ट में दिखा कि मेरी बॉडी में सब कुछ नॉर्मल था, बस थोड़ा एनीमिया और कुपोषण मेलनरिशमेंट था। इसके अलावा मेरा शरीर थोड़ा कमजोर था, लेकिन कोई बड़ी बीमारी नहीं थी। जब मॉम ने टेस्ट रिजल्ट्स देखे तो आखिरकार उनके दिल का बोझ उतर गया। उन्होंने मेरे भाई को बुलाया और प्लानिंग शुरू कर दी कि कैसे एक न्यूट्रिशनिस्ट मेरी बॉडी बनाने में मदद करेगा। जब हम घर पहुंचे तो अंधेरा हो चुका था। दिन भर की थकान के बाद मैं सीधा बेड पर गिर गया और अगली सुबह तक गहरी नींद में सोया। फुल बॉडी चेकअप के रिजल्ट आने के दूसरे दिन जांग फैमिली के प्राइवेट न्यूट्रिशनिस्ट ने एक मील प्लान ड्राफ्ट करके मदर जांग को भेज दिया। इसके साथ ही मेरी फिजिकल कंडीशन के हिसाब से एक वर्कआउट प्लान भी बनाया गया था, एक रीजनेबल डाइट और एक्सरसाइज का कॉम्बिनेशन। मुझे विश्वास था कि मेरी बॉडी जल्दी रिकवर हो जाएगी। ये जानकर कि ये सब मेरी फैमिली का मेरे लिए प्यार है, मैंने मना नहीं किया। हर दिन मैं सीरियसली उसके हिसाब से एक्सरसाइज और रेस्ट का शेड्यूल फॉलो करने लगा। अपनी मॉर्निंग रन के पहले दिन मेरी मुलाकात लू यान से हुई, जो वो भी रनिंग की तैयारी कर रही थी। मुझे मेन गेट पर देखकर बुओ यान बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुई। बुओ यान के साथ देते हुए, चलो साथ चलते हैं। मुझे महसूस हुआ कि मॉर्निंग रन अब उतना मुश्किल नहीं लग रहा था। रन के बाद जैसे ही मैंने घर में एंटर किया, मुझे लिविंग रूम से अपने भाई और बहन की शिकायत करने वाली आवाजें सुनाई दी। वे दोनों इस बात पर लड़ रहे थे कि कल मेरे साथ रनिंग पर कौन जाएगा। नतीजा ये हुआ कि पास ही शांति से कॉफी पी रही मॉम ने एक ही सेंटेंस में उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अगर तुम दोनों भी लू यान की तरह जल्दी जाग सको तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। ये सुनकर भाई और बहन ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्होंने खामोशी से अपना सिर झुका लिया। उनके चेहरे बता रहे थे कि सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं। अब उन दोनों के अपने करियर हैं। बस अभी मैं वापस आया था, इसलिए वे थोड़े फ्री थे। बाद में जब वे काम पर वापस जाएंगे तो इतनी जल्दी जागना सच में एक टॉर्चर होगा। इसलिए वे हर दिन जल्दी नहीं जाग सकते। अपने छोटे भाई के साथ रनिंग करना तो दूर की बात है। बस ये सोचकर ही कि उनका छोटा भाई हर सुबह प्यार से बुओ यान के साथ जॉगिंग करेगा, वे अपनी जलन कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। आखिर कौन इतना सारा काम करने के बाद भी रोज जल्दी सो सकता है और जल्दी जाग सकता है? बुओ यान कर सकती है, जो देर रात तक काम करने के बाद भी सुबह कंसिस्टेंटली रनिंग पर जा सकती है। तो शॉर्ट में कहें तो जांग भाई बहन बस यही कह सकते थे कि वे मुकाबला नहीं कर सकते। वे बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सकते थे। पलक झपकते ही मुझे जांग फैमिली में वापस आए 1 महीना बीत चुका था। इस 1 महीने में मैं जांग फैमिली की लाइफ में ढल चुका था। बदलाव भी काफी बड़े थे। न्यूट्रिशनिस्ट द्वारा डिजाइन किए गए मेनू, प्रोफेशनल वर्कआउट प्लान और जांग फैमिली के तरह तरह के नरिशिंग सप्लीमेंट्स की वजह से मेरी बॉडी विजिबली हेल्दी हो गई थी। डाइनिंग टेबल पर पापा ने अनाउंस किया कि अब मुझे ऑफिशियली सबसे इंट्रोड्यूस कराने का समय आ गया है। उनके सर्कल में हर कोई जानता था कि जांग फैमिली का एक सबसे छोटा बेटा है जिसे पैदा होने के कुछ समय बाद ही छीन लिया गया था। 20 से ज्यादा सालों तक जांग फैमिली ने बहुत मैन पावर और रिसोर्सेस खर्च किए, लेकिन वे अपने उस बेटे को नहीं ढूंढ पाए जो बाहर कहीं खो गया था। अब जब मैं जांग फैमिली को मिल गया था तो मेरे पेरेंट्स काफी समय से ये न्यूज पब्लिक में अनाउंस करना चाहते थे। मैंने सिर हिलाया। आप और मॉम डिसाइड कर सकते हैं, मैं पूरी तरह को ऑपरेट करूंगा। ये सुनकर कि मैं पार्टी के लिए एग्री कर गया हूं, पूरी फैमिली बहुत खुश थी। उनकी आंखों में एक्साइटमेंट की चमक थी।
पार्टी 7 दिनों बाद शाम को सिटी के सबसे लग्जरी होटल जॉन हा के बैंक्वेट हॉल में तय की गई। मॉम और मेरी बहन एक्साइटमेंट में मुझे सूट चुनने के लिए एक हाई एंड शॉपिंग मॉल ले गईं। वहां हमारी मुलाकात मेरे हाई स्कूल क्लासमेट शियन डुओ से हुई। डुओ, क्या यहाँ के सूट्स ऐसी चीज हैं जिन्हें तुम्हारे जैसा गरीब लड़का अफोर्ड कर सकता है? यहाँ एक रैंडम सूट की कीमत भी 1 लाख से ऊपर है। महंगे वाले तो कई लाख, यहाँ तक कि 10 लाख के भी हैं। अगर तुमने इसे डैमेज कर दिया तो क्या तुम पे कर पाओगे? मुझे डांटने के बाद भी चियन डुओ को तसल्ली नहीं हुई। उसकी नज़र सेल्सपर्सन की तरफ गई। जब आपका स्टोर कस्टमर्स चुनता है तो क्या आप पहले उन्हें स्क्रीन नहीं कर सकते? किसी भी ऐरे गैरे को अंदर मत आने दिया करो। क्या होगा अगर वो यहाँ के कपड़े डैमेज कर दे? क्या वो पे कर पाएगा? सेल्सपर्सन मौके पर ही खामोश और स्टन रह गया। उसने और डुओ ने देखा कि मैं और सेल्सपर्सन दोनों खामोश थे, तो उन्हें लगा कि उनकी बातों ने हमें डरा दिया है। उसके दिल में सुपीरियरिटी की फीलिंग उमड़ पड़ी। उसकी नज़र उस सूट पर पड़ी जो सेल्सपर्सन के हाथों में था। उसकी आंखें चमक उठीं और उसने क्विक रिफ्लेक्सेस के साथ उसे छीनने के लिए हाथ बढ़ाया। मैंने भी सूट को पकड़ लिया। उसने और डुओ ने मुझे इसके लिए लड़ते देखा तो उसे छीनने के लिए और भी ज्यादा फोर्स का इस्तेमाल किया। हमारे बगल में खड़ा सेल्सपर्सन डर के मारे देख रहा था और तभी फटने की आवाज आई। सूट बीच में से बिल्कुल फट गया। विलेन ची डुओ ने सबसे पहले टैटल करना शुरू किया। उसने मेरी तरफ इशारा किया और सेल्सपर्सन से कहा, तुमने देखा, इसने सूट खराब किया है, इससे पैसे वसूल करो। बोलने के बाद उसने वहां से निकलने का इरादा किया। मैंने कुछ कदम आगे बढ़कर ची डुओ की कलाई पकड़ ली। हमने मिलकर सूट खराब किया है, जाने के बारे में सोचना भी मत। ची डुओ का चेहरा डिसबिलीफ से भर गया। मॉम और मेरी बहन ने बहस सुनी और दौड़कर वहां आ गईं। ची डुओ ने मेरी मॉम और बहन को ऊपर से नीचे तक देखा, ये देखते हुए कि उनके कपड़ों पर कोई ऑब्वियस ब्रांड लोगो नहीं था। उसके एक्सप्रेशन तुरंत तिरस्कारपूर्ण, डिसडेनफुल हो गए। जांग चैन, मुझे क्यों नहीं पता था कि तुम्हारी माँ भी है? क्या तुम वो अनाथ नहीं हो जिसे तुम्हारी दादी ने उठाकर पाला था? बोलने के बाद ची डुओ ने मदर जांग को सिर से पैर तक देखते हुए तिरस्कारपूर्ण नजरें डाली। लगता है तुम्हारी सगी माँ भी एक गरीब भूत है। जैसा कि उम्मीद थी, तुम्हारे लिए परफेक्ट मैच। मेरी आंखें धीरे धीरे ठंडी पड़ने लगीं। चियन डुओ के इन 2 सेंटेंसेस ने मेरी 2 बाउंड्रीज पार कर दी थीं, एक मेरी दादी और दूसरी मेरी सगी माँ। मैं आगे बढ़ा और चियन डुओ के चेहरे पर एक पंच जड़ दिया। ची डुओ जमीन पर गिर गया। वो होश में आया और उसने डिसबिलीफ के साथ मेरी तरफ देखा। जंगचन, तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? मैं उसके ऊपर चढ़ गया और उसे 2 पंच और मारे। मॉम और मेरी बहन बगल में खड़ी स्टन रह गईं। सिक्योरिटी के आने और हमें अलग करने के बाद आखिरकार मैं थोड़े होश में आया। मॉम ने मुझे ये कहकर सांत्वना दी कि सब ठीक है। मेरी बहन आगे बढ़ी और उसने चियन डुओ को एक थप्पड़ जड़ दिया। क्या मेरा छोटा भाई ऐसा कोई है जिसे तुम मार सकते हो? चियन डुओ को पहले मैंने मारा था और अब मेरी बहन ने मारा था। वो पहले से ही गुस्से से भरा हुआ था। उसकी टोन नेचुरली इम्पोलाइट थी। तो क्या हुआ अगर मैंने उसे मारा? मैं हाई स्कूल में उसे हर वक्त बुली करता था, तब तो इसकी फाट करने की भी हिम्मत नहीं होती थी। छन डुओ को हाई स्कूल में मुझे बुली करने की बात कबूल करते सुन मैंने मन ही मन उसके लिए एक अगरबत्ती जला दी। वॉरियर्स हमेशा कन्फेस करने के लिए बहादुर होते हैं। मेरी मॉम और बहन के एक्सप्रेशन ठंडे पड़ गए। मेरी बहन ने बचपन से ही सेल्फ डिफेंस सीखा था। वो आगे बढ़ी और उसने चियन डुओ को एक किक मारी। चियन डुओ उड़ता हुआ गया। वो दीवार से जोर से टकराया और दर्द से उसका चेहरा बिगड़ गया। मेरी बहन का चेहरा पूरी तरह ठंडा था। उसके आसपास का ऑरा ऐसा था जैसे लोगों को फ्रीज कर दे। अब उसके पास उस जेंटल और दयालु बहन की इमेज नहीं थी जो मेरे सामने रहती थी। हमारी जैंग फैमिली को ऑफेंड करना और इतना बेवकूफ होना कि तुम्हें पता भी नहीं है। तुम्हें मेरे जैंगवान आर्यू के छोटे भाई को बुली करने की हिम्मत किसने दी? ची डुओ गाली देने ही वाला था, लेकिन जैंग फैमिली और जैंगवान आर्यू शब्द सुनते ही वो तुरंत स्टन रह गया। उस मोमेंट पर काले सूट पहने कई बॉडीगार्ड्स अंदर दौड़ते हुए आए। जंगवान आर्यू ने एक इंडिफरेंट एक्सप्रेशन के साथ जमीन पर पड़े चियन डुओ की तरफ इशारा किया। इसका मुंह बंद करो और इसे यहां से ले जाओ। बॉडीगार्ड्स ने तेजी से एक्ट किया। चियन डुओ के मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और उसके स्ट्रगल को इग्नोर करते हुए उसे वहां से ले गए। मेरी बहन ने एक राहत की सांस ली। उसने अपना सिर घुमाया और उसके एक्सप्रेशन वापस एक बहन की तरह कोमल हो गए। मॉम, छोटे भाई, मैं कुछ काम निपटाने जा रही हूं। इतना बोलकर वो चली गई। चियन डुओ वाली इंसिडेंट के बाद मॉम अब शॉपिंग करने के मूड में नहीं थी। वो मुझे मैंडेटरी चेकअप के लिए जैंग फैमिली से जुड़े प्राइवेट हॉस्पिटल ले गईं। घर लौटने के बाद मेरे पिता और भाई ने इसके बारे में सुना और वे बहुत गुस्से में थे। वो कौन है? किसकी इतनी बड़ी हिम्मत मेरे जांग फैमिली के बेटे को बुली करने की जुर्रत की? इसी समय मेरी बहन वापस आई और उसने अपने हाथ में मौजूद एक फोल्डर पिता को थमा दिया।
मेरा भाई भी देखने के लिए पास आ गया। पिता और बेटा जितना ज्यादा देखते गए उनका गुस्सा और बढ़ता गया। उनकी आंखों में गुस्सा कंट्रोल से बाहर लग रहा था। मेरी बहन के चेहरे पर गिल्ट की एक झलक दिखाई दी। लिटिल चेन, आई एम सॉरी। मैंने तुम्हारे हाई स्कूल में जो कुछ हुआ था उसकी इन्वेस्टिगेशन करवाई। उसने अपना सेंटेंस पूरा नहीं किया, लेकिन मैं समझ गया था। मेरे हाई स्कूल के मामले जांग फैमिली के सामने एक्सपोज हो चुके थे। इस बार चियन डुओ की पूरी फैमिली शांति से जीने की उम्मीद नहीं कर सकती थी। इस पॉइंट पर मेरी बहन ने मुझे एक और फोल्डर दिया। उस फोल्डर को पढ़ने के बाद मैं शॉक्ड रह गया। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि चियन फैमिली ने सीक्रेटली इतने सारे गलत काम किए होंगे। जांग फैमिली जैसी प्रेस्टीजियस फैमिली की तुलना में चियान फैमिली के पास सिर्फ कुछ पेटी कैश ही कहा जा सकता था। लेकिन मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि चियन फैमिली का सारा पैसा ऐसी एक्टिविटीज से आया था। चियान फैमिली को अभी भी नहीं पता था कि चियान डुओ की वजह से पूरी चियान फैमिली इस मुश्किल में फंस गई थी। रात में मुझे सोने में कुछ परेशानी हो रही थी, इसलिए मैंने टाइम पास करने के लिए स्टडी रूम में कोई बुक ढूंढने का फैसला किया। अचानक स्टडी रूम को स्काई कॉरिडोर से जोड़ने वाले दरवाजे पर नॉक हुई। जैसे ही मैंने अपना सिर घुमाया, मैंने देखा कि बुओ यान दरवाजे के बाहर खड़ी थी। मैंने जल्दी से अपने हाथ की बुक नीचे रखी और दरवाजा खोला। फिर इससे पहले कि बालूयान कुछ बोल पाती, मैंने उसे अपनी स्टडी में खींच लिया। बाहर बहुत ठंड है, तुमने ज्यादा कपड़े क्यों नहीं पहने? अगर तुम्हें कोल्ड हो गया तो? बालूयान ने मेरी तरफ देखा। उसके होठों के कोने थोड़े ऊपर उठे हुए थे। क्या तुम मेरे लिए वॉरिड हो? मैं तुम्हारे लिए वॉरिड नहीं हूं। नहीं, मैं तुम्हारे लिए वॉरिड हूं। वो भी नहीं है। खैर, तुम समझ गई ना मेरा क्या मतलब है? बालूयान ने एक्सप्लेन करने की मेरी घबराहट भरी कोशिश को देखा। उसके होठों की मुस्कुराहट और चौड़ी हो गई। मैं समझती हूं कि तुम मेरी हेल्थ के लिए वॉरिड हो। उसने बिल्कुल सही बात पकड़ी और मुझे थोड़ा एम्बैरेस्ड फील हुआ। बालूयान, मैं कुछ कहने ही वाला था। अचानक कमरे के बाहर से जानबूझकर खांसने की आवाज आई। फिर मेरे भाई की आवाज सुनाई दी। छोटे भाई, क्या तुम अभी तक सोए नहीं? इंस्टिंक्टिवली मैंने अपने दूसरे हाथ से बालूयान का मुंह ढक दिया। फिर मैंने दरवाजे के बाहर खड़े अपने भाई को चिल्लाकर कहा, भाई, मैं बस सोने ही वाला था। दरवाजे पर खड़ा मेरा भाई निशब्द रह गया। एक मोमेंट की साइलेंस के बाद वो फिर बोला, तो फिर रेस्ट करो, मैं अपने रूम में वापस जा रहा हूं। ठीक है, गुड नाइट भाई। जैसे ही मैंने अपना सिर घुमाया, मेरी मुलाकात बुओ यान की टीजिंग नजरों से हुई। मुझे एहसास हुआ कि मैं अभी भी बालूयान का मुंह ढके हुए था, इसलिए मैंने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसके लिए सॉरी। क्या तुम अपने भाई द्वारा मुझे तुम्हारे कमरे में पकड़े जाने से इतने डरे हुए हो? मुझे अपनी चोरी पकड़े जाने वाली घबराहट महसूस हुई। मैंने बालूयान को स्टडी रूम से बाहर धकेला, दरवाजा बंद किया और तुरंत अपने कमरे की तरफ भाग गया। मैं मन ही मन शांत रहने का मंत्र पढ़ने लगा और खुद को जल्दी सुलाने के लिए हिप्नोटाइज करने की कोशिश की, लेकिन मैं जितना ज्यादा सोना चाहता था, नींद उतनी ही दूर भाग रही थी। मैं बेड पर करवटें बदलता रहा। अपने कमरे की फ्लोर टू सीलिंग विंडो से मैं क्लियरली सामने वाले बालूयान के कमरे को देख सकता था। उसका कमरा अब अंधेरे में था, लेकिन उसके बगल वाली स्टडी की लाइट अभी भी जल रही थी। मैंने टाइम चेक करने के लिए अपना फोन निकाला। रात के 11 बजे बज चुके थे। मैं फिर से चुपचाप उठा, नीचे गया और किचन में छिपकर घुस गया। बुओ यान कंपनी के डॉक्यूमेंट्स हैंडल कर रही थी। अचानक उसके पीछे के दरवाजे पर हल्की नॉक हुई। उसने इंस्टिंक्टिवली अपना सिर घुमाया, फिर वो तुरंत खड़ी हुई और दरवाजा खोलने गई। मैंने एक ट्रे पकड़ी हुई थी जिस पर गरम नूडल्स का एक बाउल था, जो साफ तौर पर अभी अभी बनाया गया था। बुओ यान ने नूडल्स के बाउल को देखा। उसकी आंखों की गहराई में एक चमक सी कौंधी। क्या तुमने ये मेरे लिए जानबूझकर बनाया है? हालांकि ये एक सवाल था, लेकिन बुओ यान की टोन बहुत श्योर थी। मैंने नूडल्स का बाउल उसकी डेस्क पर रखा और बालूयान को बैठने के लिए खींचा। काम इम्पोर्टेंट है, लेकिन तुम्हें अपनी हेल्थ पर भी ध्यान देना चाहिए। मुझे नहीं पता कि ये तुम्हारे टेस्ट के हिसाब से है या नहीं। तुम्हें इसे ट्राई करना चाहिए। अगर तुम्हें पसंद ना आए तो मुझे बताना कि तुम क्या खाना चाहती हो। मैं अगली बार तुम्हारे लिए वही बना दूंगा। बुओ यान ने हाथ बढ़ाकर मुझे गले लगा लिया। मैं इतना डर गया कि मेरी हिलने की भी हिम्मत नहीं हुई। बुओ यान ने एक गहरी सांस ली, अपने दिल के इमोशंस को दबाया, लेकिन उसने मुझे छोड़ा नहीं। सॉरी, मैं अभी थोड़ा कंट्रोल खो बैठी थी। एक पॉज के बाद बालूयान ने अपनी बात जारी रखी। जियांग चेन, मैं बहुत खुश हूं। मैं एक मोमेंट के लिए स्टन रह गया। फिर मुझे महसूस हुआ कि लू यान के साथ मेरी ये पोजीशन थोड़ी एम्बिगुअस है। मैंने उसे खुद से थोड़ा दूर किया। तुम्हें जल्दी खा लेना चाहिए, मैं वापस सोने जा रहा हूं। इतना कहकर मैंने जल्दी से बालूयान की स्टडी का दरवाजा खोला। मैं लंबी गैलरी से दौड़ता हुआ वापस अपने कमरे में आ गया। बुओ यान ने मुझे जाते हुए देखा। शेन शावे का चेहरा एक्सप्रेशनलेस था। वो इंस्टिंक्टिवली सियोंग का हाथ झटकना चाहती थी,
अचानक जैसे कुछ सोचते हुए उसने अपनी मूवमेंट रोक दी। ये देखकर सेयोंग जिन नियान की आंखों में एक स्मग लुक आ गया। वे मेरे पेरेंट्स ने कहा है कि ये जैंग फैमिली का बैंक्वेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने हमसे कहा है कि हमें इसे सीरियसली लेना चाहिए। मुझे पता है। सेयोंग जिन नियन ने उसकी इम्पेशंस देखी, लेकिन ज्यादा कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। वो खामोशी से शेन शावे के पीछे पीछे उस कार में बैठ गया जो उन्हें एयरपोर्ट से होटल ले जाने के लिए पिक करने आई थी। जैसे ही वो कार में बैठी, शेन शावे ने मौका पाकर अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसने अपना सिर घुमाकर कार की खिड़की से बाहर उस अनजान शहर को देखा। शाम को मैं अपने पिता के साथ जनहाओ होटल पहुंचा। जनहाओ होटल लुओ फैमिली की प्रॉपर्टी है। बुओ यान ने मेरे लिए एक लग्जरी लाउंज तैयार किया था। कुछ ही देर बाद एक बॉडीगार्ड ये बताने आया कि बैंक्वेट शुरू होने वाला है। पिता मेरे भाई और मुझे लेकर बैंक्वेट हॉल की तरफ बढ़े। रास्ते में मुझे अचानक थोड़ा अनवेल फील हुआ और मैं वॉशरूम जाना चाहता था। इसलिए मेरे पिता और भाई पहले ही बैंक्वेट हॉल चले गए। मैं थोड़ी जल्दी में था और मैंने वॉशरूम जाने के लिए वापस लाउंज जाने का ऑप्शन नहीं चुना। इसके बजाय मैं सीधा कॉरिडोर के आखिर में बने वॉशरूम की तरफ चला गया। अपनी फिजियोलॉजिकल ज़रूरतें पूरी करने के बाद मैंने बैंक्वेट हॉल जाने का प्लान बनाया। नतीजा ये हुआ कि जैसे ही मैंने वॉशरूम से बाहर कदम रखा, मेरा सामना एक जान पहचान वाले से हो गया। जब जिन नियन ने मुझे यहां देखा तो उसकी आंखें कांसे की घंटी की तरह बाहर निकल आईं। जांग चेन, तुम यहां क्या कर रहे हो? मैंने जिन नियन को पहचानते हुए अपनी भौहें सिकोड़ी। ये वही था जो पिछली बार में था। वही लड़का जो प्राइवेट रूम में शेन शावे के बगल में बैठा था। मुझे याद आया कि जिन नियन जिस तरह से शेन शावे को देख रहा था वो बिल्कुल भी प्योर नहीं था। वो डेफिनेटली शेन शावे को पसंद करता है। मैंने धीरे से कहा, मुझे जाने दो। मैं यहाँ सेयोंग जिन नियान के साथ ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था। मुझे एक धुंधला सा एहसास हुआ कि अगर सेयोंग जिन नियन यहाँ है तो इतने अच्छे दिन पर शेन शावे भी जरूर दिखाई देगी। मैं इन दो अनलकी लोगों को नहीं देखना चाहता था। ये देखकर कि मैं जाने वाला हूं, सेन नियन ने तुरंत मेरा रास्ता रोक दिया। सेन नियान ने मेरे पहने हुए सूट को पहचान लिया। ये एक हाई एंड कस्टम मेड डिजाइनर ब्रांड था जिसे आप पैसे देकर भी नहीं खरीद सकते। इंस्टिंक्टिवली सेयोंग जिन नियान ने सोचा कि मैंने जरूर किसी अमीर औरत को फंसा लिया है। जांग चेन, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि 1 महीना ही हुआ है और तुमने अपने लिए इतनी अमीर शुगर मॉमी ढूंढ ली। ऐसा लगता है तुम्हारी शुगर मॉमी तुम्हारा काफी ख्याल रखती है। मेरी आंखें ठंडी पड़ गईं। मैं तुम्हें अपनी जुबान पर लगाम देने की एडवाइस देता हूं, इससे पहले कि मैं हटो शब्द भी कह पाता। सोंग जिन नियन ने मुझे जोर से धक्का दिया। मेरा बैलेंस बिगड़ गया और मैं सीधा जमीन पर गिर पड़ा। मेरा सफेद सूट तुरंत गंदा हो गया। मैंने गुस्से में सोंग जिन नियन को घूरा, लेकिन मेरा इरादा इस तरह के कचरे को आज के इवेंट को बर्बाद करने देने का नहीं था। मैंने सोंग जिन नियन के बगल से निकलकर जाने का सोचा, लेकिन जैसे ही मैंने सिर ऊपर उठाया, मेरा सामना शेन शावे से हुआ जो न जाने कब वहां आ गई थी। शेन शावे ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में न छुपने वाली खुशी थी। जांग चेन, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। मैंने कोल्डली अपनी नजरें हटा ली। मिस, आपको गलतफहमी हुई है। मैं वो जांग चेन नहीं हूं जिसकी आप बात कर रही हैं। मैंने शेन शावे के पास से गुजरने का इरादा किया। नतीजा ये हुआ कि जैसे ही हम एक दूसरे के पास से गुजरे, शेन शावे ने जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़ लिया। नहीं जांग चेन, मुझे गलतफहमी नहीं हो सकती। तुम ही मेरे जांग चेन हो। शेन शियावी के न बदलने वाले और गहरे प्यार भरे दिखावे को देखकर मुझे सिर्फ नफरत और घिन महसूस हुई। मैंने जबरदस्ती शेन शावे का हाथ झटक दिया। सेन नियन सिर्फ मेरी पीठ को गुस्से से घूर सकता था। जांग चेन, तुम्हारी अभी भी वे को सिड्यूस करने के बारे में सोचने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इसके साथ ही सेयोंग जिन नियन मुझे मारने के लिए आगे बढ़ा। मैं फुर्ती से एक तरफ हट गया। अगर तुम अपनी आंखों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो उन्हें डोनेट कर दो। तुम्हारी कौन सी आंख ने मुझे शेन शावे को सिड्यूस करते देखा? अगर तुम्हें वो चाहिए तो उसे ले जाओ। मुझे वो नहीं चाहिए। मैं बस ये उम्मीद करता हूं कि तुम दोनों मुझसे दूर रहो। शेन शावे मेरी बातों से मौके पर ही स्टन रह गई। उसने डिसबिलीफ के साथ मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में कई इमोशंस थे जो बिना कहे रह गए। जांग चेन, मत, मुझे जांग चेन मत बुलाओ। शेन शावे, तुम्हारा और मेरा अब कोई रिश्ता नहीं है। मुझे उस नाम से मत बुलाओ। इससे मुझे घिन आती है। मेरी आंखों में गहरी नफरत देखकर शेन शावे को चोट पहुंची और उसका शरीर लड़खड़ा गया। वो 2 कदम पीछे हट गई। मैंने शेन शावे पर कोई ध्यान नहीं दिया और सोंग जिन नियान की तरफ देखा, नफरत से बोलते हुए, अपनी औरत को ढंग से कंट्रोल करो। वैसे भी मैं झूठन की तरफ वापस नहीं जाता। जब सोंग जिन नियन और शेन शावे स्टन रह गए, मैं शांति से वहां से चला गया। जैसे ही मैंने कोना पार किया, मैं सीधा एक वार्म आगोश से टकरा गया। एक जानी पहचानी प्योर खुशबू मुझ तक पहुंची। मैंने अपना सिर झुकाया और मेरी मुलाकात बुओ यान की गहरी आंखों से हुई। बुओ यान,
तुम यहाँ क्यों हो? बुओ यान ने नीचे मेरे कपड़ों की तरफ देखा। ये गंदे हैं। बुओ यान की आंखें डार्क हो गईं। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे लाउंज की तरफ ले गई। कपड़े गंदे हो गए थे, इसलिए मेरे पास उस दूसरे शानदार सूट को पहनने के अलावा कोई रास्ता नहीं था जो मॉम और मेरी बहन ने मेरे लिए पहले से तैयार किया था। बा लू यान बाहर वेट कर रही थी। जैसे ही मैं बाहर निकला, बुओ यान की नजरें मुझ पर टिक गईं। उसके गाल लाल हो गए और उसने कॉम्प्लीमेंट दिया, बहुत हैंडसम। ये पहली बार था जब मैंने इस तरह के कपड़े पहने थे, इसलिए मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल था। बालू यान ने अपना हाथ मेरे हाथ में डाला और हम साथ में लाउंज से बाहर निकले। हम सबकी अटेंशन के बीच बैंक्वेट हॉल में अपीयर हुए। हॉल में मौजूद हर कोई और ब्रिलियंट स्पॉटलाइट्स एक साथ बिल्कुल हम पर चमकीं। जैसे ही स्पॉटलाइट्स मुझ पर पड़ी, मैं थोड़ा नर्वस महसूस करने लगा। बुओ यान ने धीरे से कहा, नर्वस मत हो, बस ये सोचो कि ये सब बंद गोभी और सब्जियां हैं। बुओ यान के कंफर्ट ने असल में मेरी नर्वसनेस कम कर दी। मेरी अपीयरेंस के साथ बैंक्वेट ऑफिशियली शुरू हो गया। बैंक्वेट का पहला डांस बालू यान और मेरे द्वारा किया गया। बैंक्वेट हॉल की लाइट्स तुरंत बुझ गईं। सेंटर में सिर्फ एक शानदार स्पॉटलाइट रह गई। मैंने बालू यान की तरफ एक जेंटलमैन वाला इशारा किया। बालू यान ने धीरे से अपना हाथ मेरी हथेली पर रखा। मैंने बुओ यान का हाथ थाम लिया, लेकिन वो वही थी जो मुझे लीड कर रही थी, धीरे धीरे स्पॉटलाइट के नीचे चलते हुए। सुरीला म्यूजिक बजना शुरू हुआ। बुओ यान ने, जैसे उसने पहले कई बार प्रैक्टिस की हो, धीरे से अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा। मेरा हाथ बुओ यान की पतली कमर पर था। जब मैं अभी भी थोड़ा खोया हुआ था, बुओ यान ने मुझे डांस में लीड करना शुरू कर दिया था। मैं जल्दी से बालू यान की रिदम के साथ मिल गया। हम दोनों उस बड़े बैंक्वेट हॉल के बीच में ग्रेसफुली डांस करने लगे। थोड़ी देर डांस करने के बाद मैं धीरे धीरे आसपास के गेस्ट्स के बारे में भूल गया। मेरी आंखों को सिर्फ बालू यान दिख रही थी। हमने परफेक्टली कोऑर्डिनेट किया। आखिरी मूव एकदम परफेक्टली खत्म हुआ। तुरंत बैंक्वेट हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। बालू यान और मैंने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुराए। हमने आसपास के गेस्ट का शुक्रिया अदा करने के लिए सिर झुकाया। बैंक्वेट हॉल की लाइट्स फिर से जल गईं। मेरे पिता ने एमसी के हाथ से माइक्रोफोन लिया। आज के बैंक्वेट का पर्पस आप सभी को हमारी जांग फैमिली के सबसे छोटे बेटे की वापसी की न्यूज़ देना है। पिता जियांग ने मेरी तरफ प्यार से देखा। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया और उनके पास खड़ा हो गया। जंग चेन हमारी जियांग फैमिली का सगा बेटा है जो खो गया था। आज से वो ऑफिशियली जियांग फैमिली में वापस आ गया है। जैसे ही उन्होंने बोलना खत्म किया, वहां मौजूद सभी गेस्ट तालियां बजाने लगे। इसके बाद मेरे पिता मुझे कनेक्शन बनाने के लिए बैंक्वेट में घुमाने लगे। अचानक बुओ यान चलकर पास आई। बीच में टोकने के लिए माफी चाहती हूँ अंकल जांग, क्या मैं जांग चेन को एक मोमेंट के लिए ले जा सकती हूँ? मेरे पिता ने मेरी तरफ देखा। बिल्कुल तुम ले जा सकती हो। बालू यान ने धीरे से सिर हिलाया, फिर अपना हाथ बढ़ाया, मेरा हाथ पकड़ा और मुझे डेजर्ट एरिया की तरफ ले गई। मैंने उसकी तरफ ग्रैटिट्यूड के साथ देखा, क्योंकि मैं काफी देर से भूखा था। बुओ यान ने मुझे बैठने के लिए कहा, जबकि वो खुद मेरे लिए खाना लेने चली गई। अचानक मेरे कान में एक ऐसी आवाज पड़ी जिससे मुझे नफरत थी। जांग चेन, तुम्हारा उसके साथ क्या रिश्ता है? मैंने बस अपना सिर घुमाया और यकीन मानिए मैंने शेन शावे को देखा। क्या इससे तुम्हारा कोई लेना देना है? शेन शावे, तुम्हारे और मेरे बीच सब खत्म हो चुका है। शेन शावे की आंखें लाल थीं और उसकी नजरों में मेरे लिए एक गहरा इमोशन था जिसे मैं समझ नहीं सका। जंग चेन, अगर तुम मेरे साथ वापस आने के लिए तैयार हो जाओ तो मैं तुरंत सॉन्ग जिन नियन के बच्चे को अबॉर्ट कर दूंगी। उसकी बातें सुनकर मैं हिकारत भरी हंसी हंसने से खुद को नहीं रोक सका। शेन शावे, मेरी लाइफ का सबसे बड़ा पछतावा तुम्हें प्यार करना है। यहां से दफा हो जाओ। शेन शावे की आंखें खाली थीं और उसका चेहरा दर्द से भरा हुआ था। मुझे डर था कि जब बुओ यान वापस आएगी तो वो गलत समझ सकती है, इसलिए मैंने वहां से जाने की तैयारी की। अचानक मेरे पीछे से शेन शावे की आवाज आई, जांग चेन, क्या तुम जानते हो कि वो औरत कौन है जो अभी तुम्हारे साथ थी? वह लुओ फैमिली की यंग लेडी है। एक अनाथ की लुओ फैमिली की यंग लेडी से शादी करने की क्या बिसात। मेरे चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। शेन शावे ने शायद वो हिस्सा नहीं सुना था जहां मेरे पिता ने मेरी आइडेंटिटी अनाउंस की थी। ये देखकर कि मैंने कुछ नहीं कहा, शेन शावे को लगा कि मैंने उसकी बात को दिल पर ले लिया है। तो तुम शेन शावे क्या कहना चाहती हो? शेन शावे की आंखों की चमक और बढ़ती गई। जांग चेन, बालू यान को छोड़ दो और मेरे पास वापस आ जाओ, ठीक है? मैं मुड़ा और मैंने शेन शावे की तरफ देखा। शेन शावे, तुम्हारी नजरों में सॉन्ग जिन नियान और मैं जांग चेन क्या हैं? बेशक तुम वही हो जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। शेन शावे, धोखा देना बंद करो। तुमने शुरू से मुझे कभी सीरियसली नहीं लिया। शेन शावे की आंखों की चमक धीरे धीरे फीकी पड़ गई। जांग चेन, तुम्हारा क्या मतलब है? मेरी आवाज शांत थी और चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। तुमने कहा था कि तुम मुझे टेस्ट करना चाहती थी, इसीलिए तुम मुझसे मिली, लेकिन क्या तुम सच में इस रिलेशनशिप को लेकर सीरियस थीं?
तुमने सिर्फ मेरे लिए अपने सैक्रिफाइसेस देखे। तुम्हें लगा कि तुम्हारे साथ मेरे बेरहम ब्रेकअप ने तुम्हारी सच्ची फीलिंग्स को धोखा दिया है। लेकिन तुम्हारा क्या? मैं जितना ज्यादा बोलता गया, शहनशावे का चेहरा उतना ही पीला पड़ता गया। बस सॉन्ग जिन नियान के साथ रहो, वो तुमसे सच में प्यार करता है। जंग चेन, लेकिन मैं अभी भी तुमसे प्यार करती हूँ। लेकिन मैं अब तुमसे प्यार नहीं करता शहनशावे। ध्यान से सुनो, मैं अब तुमसे प्यार नहीं करता और मैं फ्यूचर में भी तुमसे कभी प्यार नहीं करूंगा। मैं कोल्ड आंखों के साथ शहनशावे के और करीब गया। जब से तुमने मेरी दादी की जान बचाने वाले पैसों के साथ खिलवाड़ किया और उन्हें खर्च किया, तब से हमारे बीच कोई पॉसिबिलिटी नहीं बची है। शहनशावे की आंखों में रोशनी की आखिरी किरण भी पूरी तरह गायब हो गई। उसकी पॉकेट में फोन बजा। वो सॉन्ग जिन नियान की कॉल थी और मैं वहां से निकल चुका था। मैं केक लेकर वापस आ रही बालू यान की तरफ बढ़ा। उसने सिर उठाया। उसकी नजरें खामोशी से उस जगह पर घूमी जहां अभी शहनशावे खड़ी थी। तुम यहां बाहर क्यों आए? मैंने गोलमोल जवाब दिया। मुझे खाना खाने की जल्दी थी। वहां अंदर एटमॉस्फेयर ठीक नहीं है। क्या हम कोई और जगह ढूंढ सकते हैं? ठीक है, फिर चलते हैं। बैठने के लिए कोई और जगह ढूंढते हैं। बुओ यान ने मेरी तरफ देखा। उसके होठों पर एक जेंटल मुस्कान थी। तुम उससे मिले ना? केक पकड़े हुए मेरे हाथ रुक गए। फिर मैंने एक जबरदस्ती की मुस्कान दी। हाँ, मैं तुम्हारे वापस आने का वेट कर रहा था। वो बिन बुलाए आ गई तो हमारी कुछ बातें हुई। मैंने उसके साथ चीजें क्लियर कर दी हैं। बहुत अच्छी तरह क्लियर कर दी हैं। मैं प्रॉमिस करता हूं कि ये आखिरी बार है। अब से अगर मैं उसे सड़क पर देखूंगा भी तो मैं उसे एक अजनबी की तरह ही ट्रीट करूंगा। ये अच्छा है। बुओ यान हमेशा ऐसी ही थी, कभी ज्यादा पूछताछ नहीं करती थी। वो बहुत ही समझदार थी। मुझे उसके साथ बहुत कंफर्टेबल महसूस होता था। बुओ यान, तुम इतनी आउटस्टैंडिंग हो। तुम्हें पसंद करने वाले काफी लड़के होंगे, है ना? क्या तुम कभी प्यार में पड़ी हो? जब मैंने ये पूछा तो मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं बुओ यान की आंखों में देखूं। मुझे इस बात का ज्यादा डर था कि कहीं बुओ यान ये न कह दे कि वो पहले प्यार में पड़ चुकी है। मुझे ये भी डर था कि कहीं वो ये न कह दे कि उसके दिल में पहले से ही कोई और है। काफी देर की खामोशी के बाद मैं इतना टेंस हो गया कि मेरा दम घुटने लगा। लेकिन बुओ यान फिर भी कुछ नहीं बोली। मैं खुद को रोक नहीं पाया और उसे ऊपर की तरफ देखा तो पाया कि बुओ यान मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। अगर तुम एग्री करो तो मुझे अपना पहला प्यार तुम्हें देने में कोई ऐतराज नहीं है। मैं घबरा गया और अपना सिर झुका लिया। अपनी रिएक्शन छिपाने के लिए केक का एक बाइट लिया। लेकिन मुझे महसूस हुआ कि मेरा दिल उस केक से भी ज्यादा मीठा हो गया था। यह जानकर कि मैं पहला इंसान था जिसे बुओ यान ने पसंद किया। मेरे दिल की खुशी मेरी इमेजिनेशन से भी कहीं ज्यादा थी। मैंने ऑफिशियली बुओ यान के साथ रहने के लिए एग्री नहीं किया था और न ही बुओ यान ने इस बात पर जोर दिया। हमारे बीच एक आपसी समझ थी। हम बिना शब्दों के एक दूसरे को समझते थे। उस पार्टी के बाद मैंने फिर कभी शहनशावे को नहीं देखा और न ही सॉन्ग जिन नियान को देखा। जब से हाई सोसाइटी में मेरी आइडेंटिटी रिवील हुई थी, मुझे बाहर जाने के अनगिनत इन्विटेशंस मिलने लगे। लेकिन 2 बार बाहर जाने के बाद मेरा मन और बाहर जाने का नहीं हुआ। उस दिन मेरे पिता, भाई और बहन काम से घर वापस आए जब मैं किचन से बाहर निकल रहा था। डैड, आप सब वापस आ गए। जल्दी से हाथ धो लीजिए, डिनर तैयार है। जब मेरे पिता ने सुना कि मैंने खुद खाना बनाया है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गए। सब बैठ गए और स्वादिष्ट खाने से भरी टेबल को देखा। उनके चेहरों की मुस्कान कम ही नहीं हो रही थी। मैंने अपनी फैमिली को उनकी पसंद की डिशेज सर्व की। धीरे धीरे उन्हें आखिरकार मेरे इस अनयूजुअल उत्साह का एहसास हुआ। मेरी मॉम ने अपने चॉपस्टिक्स नीचे रखे। उनके चेहरे पर एक जेंटल मुस्कान आ गई। लिटिल चेन, क्या ऐसी कोई बात है जो तुम हमें बताना चाहते हो? जैसे ही मदर जियांग ने ये कहा, बाकी तीनों ने भी अपने चॉपस्टिक्स नीचे रख दिए और क्यूरियोसिटी के साथ मेरी तरफ देखने लगे। मैं स्टन रह गया और धीरे से मैंने भी अपने चॉपस्टिक्स नीचे रख दिए। क्या ये इतना ऑब्वियस है? उन चारों ने एक साथ सिर हिलाया। ये देखकर कि मेरे थॉट्स पकड़े गए हैं, मुझे कन्फेस करना पड़ा। डैड, मॉम, भाई, बहन, मैं आप सबसे कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। मेरा सीरियस एक्सप्रेशन देखकर जैंग फैमिली के चारों मेंबर्स भी सीरियस हो गए। मैं एक जॉब करना चाहता हूँ, क्या ये ठीक है? जैसे ही ये शब्द निकले, डाइनिंग रूम में इतनी शांति छा गई कि आप एक पिन गिरने की आवाज भी सुन सकते थे। काफी देर बाद मेरे पिता ने अचानक राहत की सांस ली। मुझे लगा तुम कुछ बहुत सीरियस कहने वाले हो। तो तुम बस काम करना चाहते हो? कोई प्रॉब्लम नहीं है। जियांग चेन, कल तुम... नहीं 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 डैड, मैं अपनी फैमिली की कंपनी ज्वाइन नहीं करना चाहता। पिता जैंग स्टन रह गए। तो फिर तुम्हारा मतलब क्या है? मैं एक एंट्री लेवल पोजीशन से अपनी शुरुआत खुद करना चाहता हूं। जैसे ही मैंने ये कहा, जैंग फैमिली के चारों मेंबर्स ने एक दूसरे की तरफ देखा। एक मोमेंट के लिए वे सब खामोश थे। पिता जांग ने थोड़ा सोचा और फिर धीरे से बोले, लिटिल चेन, तुम न मेरी कंपनी ज्वाइन करना चाहते हो और न ही अपने भाई की कंपनी। तो इसके बारे में क्या ख्याल है? मैं कोई दूसरी कंपनी ढूंढ लेता हूं और तुम सीधे वहां काम पर जा सकते हो।
कैसा रहेगा? मैं जानता था कि पिता जंग की नीयत अच्छी है, लेकिन फिर भी मैंने शालीनता से मना कर दिया। मैं जानता था कि वे मुझे नीचे से ऊपर तक मेहनत करते हुए नहीं देखना चाहते थे, लेकिन मैं अपनी काबिलियत भी जानता था। मैं खुद को बेहतर बनाने के लिए ग्रो करना चाहता हूं। मैंने उसे बड़े होते देखा है। वो बहुत प्रोफेशनल और फेयर है। ये अच्छी बात है कि तुम खुद को ट्रेन करना चाहते हो। उसकी कंपनी में जाना तुम्हारे लिए बहुत सूटेबल रहेगा। ये देखकर कि मैं थोड़ा डगमगा रहा हूं, मेरी बहन भी मुझे मनाने में शामिल हो गई। मैं पूरी तरह से मान गया और एग्री किया कि नए साल के बाद मैं बुओ यान की कंपनी में अपनी पोजीशन शुरू करूंगा। देर रात बुओ यान ने मेरे स्टडी रूम का दरवाजा खटखटाया। मैंने अपना सिर घुमाया, देखा कि वो बालू यान है और दरवाजा खोलते हुए मुस्कुराया। अंदर आओ। तुमने ज्यादा कपड़े क्यों नहीं पहने? बालू यान के पतले लाउंजवेयर को देखकर मेरी आवाज में थोड़ी डांट का लहजा था। बालू यान के होठों के कोने थोड़े ऊपर उठे। मैंने आंटी जांग से सुना। मम, तुमने क्या सुना? यही कि तुम नए साल के बाद मेरी कंपनी में काम शुरू कर रहे हो। मुझे अचानक समझ आया और थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। तुम्हें मुझे कोई स्पेशल ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी कंपनी के रूल्स फॉलो करूंगा। बुओ यान बिना कुछ बोले मुझे देखती रही। काफी देर बाद वो बोली, ठीक है, मैं तुम्हें कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दूंगी। बुओ यान का अश्योरेंस सुनकर मैंने राहत की सांस ली। तो तुम इतनी देर से मुझसे सिर्फ इसी बारे में बात करने आई हो? नहीं, मैं तुम्हें देखने आई थी। बाकी चीजें तो बस इत्तेफाक से हो गईं। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा, लेकिन मैंने बेपरवाह होने का नाटक किया। ओह, क्या ऐसा है? बालू यान करीब झुकी, अपना चेहरा मेरे चेहरे के पास लाते हुए। क्या तुम मुझे देखना नहीं चाहते? मेरा मतलब है, हम इतने करीब रहते हैं। तुम्हारे लिए मुझे देखना बहुत आसान है ना? लिटिल चेन सही है। इतना कहने के बाद हम दोनों अचानक खामोश हो गए। थोड़ी देर बाद बुओ यान धीरे से बोली, साल का अंत है। मैं शायद हाल ही में थोड़ी बिजी रहूं। ओह, सीईओ लू को काफी मेहनत करनी पड़ रही होगी। बुओ यान की आंखें चमक उठीं। मैं स्टन रह गया और मैंने बालू यान की तरफ देखा। उसके होठों पर एक मुस्कान खिल गई। अगर तुम मुझे गले लगा सको तो शायद मेरी थकान मिट जाए। लगभग उसी पल जैसे ही बुओ यान की बात खत्म हुई, मैंने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। मैंने अपनी आवाज को नॉर्मल रखने की कोशिश की। क्या ये ठीक है? मुझे बस अपने कान के पास बुओ यान की हल्की हंसी सुनाई दी। जांग चेन, तुम इतने ओबीडियंट आज्ञाकारी क्यों हो? मैं धीरे से बुदबुदाया। क्या तुम्हें हग नहीं चाहिए था? मैंने ही मांगा था। बुओ यान इस टॉपिक पर ज्यादा देर नहीं रुकी। उसने बात बदली। इस बिजी पीरियड के बाद चलो हॉट स्प्रिंग्स चलते हैं। ठीक है। बुओ यान ने मेरा एक्साइटमेंट देखा और उसके होठों की मुस्कान और बढ़ गई। फिर जैसे उसे कुछ याद आया हो, बुओ यान बोली, मेरा छोटा भाई कुछ दिनों में विदेश से वापस आ रहा है। वो तुमसे मिलना चाहता है। मुझे पता था कि बुओ यान का एक छोटा भाई है जो विदेश में पढ़ रहा है। ये सुनकर कि वो मुझसे मिलना चाहता है, मैं अचानक थोड़ा नर्वस हो गया। क्या तुम्हारा भाई मुझे नापसंद करेगा? क्या मुझे उसके लिए पहली मुलाकात का कोई गिफ्ट तैयार करना चाहिए? बुओ यान ने मुझे मजे लेते हुए देखा। तुम्हें कुछ खास तैयार करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं? वह तुम्हारा भाई है। क्या मुझे उसके साथ अच्छे टर्म्स नहीं बनाने चाहिए? ये महसूस करने के बाद कि मैंने क्या कह दिया है, मैं तुरंत खामोश हो गया। मैंने चोरी छिपे बालू यान की तरफ देखा। उसने मेरी तरफ बड़े ही मीनिंगफुल अंदाज में देखा। तुम सही कह रहे हो। अपने फ्यूचर ब्रदर इन लॉ साले के साथ पहले ही अच्छे टर्म्स बनाना बहुत जरूरी है। जांग चेन, तुम तो काफी दूर की सोचते हो। बुओ यान की आंखें खुशी से चमक उठीं। मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई और मैं उसे बाहर करने लगा। देर हो गई है और कल तुम्हें काम पर भी जाना है। जाओ और सो जाओ। बुओ यान जानती थी कि कब रुकना है। उसने जल्दी से मेरे गाल पर किस किया, गुड नाइट कहा और खुशी खुशी चली गई। भले ही बुओ यान ने कहा था कि उसके भाई के लिए कोई खास तोहफा तैयार करने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं बाहर गया। मैं सीधा रोलेक्स वॉच स्टोर पहुंचा और तुरंत मेरी नजर एक घड़ी पर पड़ी। मैंने सामने खड़े सेल्स पर्सन को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, क्या आप प्लीज इसे मुझे दिखाने के लिए बाहर निकाल सकते हैं? जी सर, प्लीज थोड़ा वेट कीजिए। इतना कहकर कर्मचारी ने ग्लव्स पहने और सावधानी से काउंटर से घड़ी निकालकर मेरे सामने डिस्प्ले ट्रे पर रख दी। मैंने कर्मचारी को ग्लव्स पहने देखा तो मैंने कैजुअल तरीके से पूछा, क्या मैं इसे सीधे पकड़ सकता हूं? मुझे उसे हाथ में लेकर देखना था। बिल्कुल। तभी एक दूसरे कर्मचारी ने अचानक सार्कास्टिक व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि ऐसा मत करो। अगर तुम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते तो इसे छुओ मत। अगर तुमने इसे गंदा कर दिया तो क्या तुम पे कर पाओगे? तभी डिजाइनर कपड़े पहने एक यंग लड़का अंदर आया। वो सेल्स पर्सन उसे देखते ही चहक उठा और बेसब्री से उसके पास गया। सर, आप क्या खरीदना चाहेंगे? उस यंग लड़के ने अपने सनग्लासेस उतारे और चारों तरफ देखा। मेरे देखने के लिए अपने स्टोर के सभी लेटेस्ट वॉच मॉडल्स बाहर निकालो। मैं किसी के लिए गिफ्ट खरीदने का प्लान कर रहा हूं। जी सर।
प्लीज थोड़ा वेट कीजिए। मैंने अपनी नजरें हटाईं और अपने सामने वाले सेल्स पर्सन की तरफ देखा। तो मैं इसे उठाकर देख लेता हूँ। फिक्र मत कीजिए, मैं इसे गंदा नहीं करूंगा। सेल्स पर्सन ने ये देखा और मुस्कुराया। बिल्कुल ये ठीक है, प्लीज बेझिझक होकर देखिए, ये आपका हक है। पहले वाला सार्कास्टिक कर्मचारी वहीं से गुजर रहा था और उसने मुझे बड़ी ही नफरत भरी नजरों से देखा। मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और अपने हाथ में मौजूद घड़ी को गौर से देखने लगा। घड़ी वाकई बहुत खूबसूरत थी और उसकी कारीगरी लाजवाब थी। गिफ्ट के लिए ये वाकई एक अच्छा चॉइस थी। जब मैं घड़ी देख रहा था तो अभी अभी आए उस यंग लड़के की नज़र अचानक मेरे हाथ की घड़ी पर पड़ी। उसकी आंखें चमक उठीं, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, जो सेल्सपर्सन पहले उसे अटेंड कर रहा था, वो अचानक दौड़कर मेरे पास आया और मेरे हाथ से घड़ी छीन ली। मैं थोड़ा नाराज हुआ, मेरी टोन ठंडी पड़ गई। तुम क्या कर रहे हो? उस सेल्सपर्सन ने चापलूसी भरे एक्सप्रेशन के साथ वो घड़ी दूसरे यंग लड़के को पेश की। सर, ये रही वो घड़ी जो आप चाहते थे। बाई भी एक मोमेंट के लिए हैरान रह गया। होश में आने के बाद उसने अपनी भौहें सिकोड़ी। क्या मैंने कहा कि मुझे ये घड़ी चाहिए? जैसे ही उसने ये कहा, स्टोर में तुरंत सन्नाटा छा गया। उस सेल्सपर्सन ने उम्मीद नहीं की थी कि चापलूसी करने की उसकी कोशिश न केवल फेल हो गई बल्कि पूरी तरह उल्टी पड़ गई। मैंने बस देखा कि आपने इसे दोबारा देखा, इसलिए मुझे लगा। तुम्हें लगा? तुमने क्या सोचा? ये सच है कि मैंने उस घड़ी को दोबारा देखा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे ये चाहिए। इसके अलावा, क्या तुम देख नहीं सकते कि ये जेंटलमैन इसे देख रहे हैं? क्या तुम्हें पहले आओ पहले पाओ का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता? BAU के इस बिहेवियर ने मुझे थोड़ा सरप्राइज किया। मुझे लगा था कि मेरा सामना किसी दूसरे एरोगेंट, अहंकारी यंग मास्टर से होने वाला है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि BAU ऐसा कुछ कहेगा। BAU मेरे पास आया। सर, मुझे वाकई बहुत खेद है। BAU के बारे में मेरा पहला इंप्रेशन बहुत अच्छा था। मैंने हाथ हिलाकर इशारा किया कि मुझे कोई बुरा नहीं लगा। उसने फिर से कहा, सर, दरअसल मुझे ये घड़ी काफी पसंद आई है। मैं सोच रहा था कि क्या आप इसे मेरे लिए छोड़ सकते हैं? मैं इसे अपने होने वाले ब्रदर इन लॉ, जीजाजी के लिए गिफ्ट के तौर पर खरीदना चाहता हूँ। ये सुनकर कि वो ये घड़ी अपने जीजाजी के लिए खरीद रहा है, मैंने सिर हिलाया। बिल्कुल, अगर तुम्हें ये पसंद है तो तुम ले लो, मैं कोई और चुन लूंगा। मैं फिर से काउंटर पर चीजें देखने लगा। पेमेंट करने के बाद BAU अपना सामान लेकर स्टोर से चला गया। जाने से पहले वो मेरे पास दौड़कर आया और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मांगा, ये कहते हुए कि उसे मेरे साथ एक गहरा कनेक्शन महसूस हुआ है। मेरा भी उसके प्रति अच्छा इंप्रेशन था, इसलिए हमने कॉन्टैक्ट डिटेल्स एक्सचेंज की। उसके जाने के बाद मैंने थोड़ी देर स्टोर में और चीजें देखीं और स्टोर की सबसे महंगी घड़ी चुनी। मैंने पेमेंट के लिए अपना ब्लैक कार्ड निकाला। ब्लैक कार्ड देखते ही उस कर्मचारी की आंखें फटी की फटी रह गईं जिसने पहले मुझे नीची नजर से देखा था। उसने तुरंत अपना एटीट्यूड बदला और चापलूसी भरी मुस्कान के साथ पास आया। सर, लाइए मैं इसे रैप करने में आपकी मदद कर देता हूं। मैं उसे देखकर मुस्कुराया। मुझ जैसे गरीब इंसान को तुम्हारी सर्विस की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सॉरी, और हाँ, तुम फायर्ड निकाले गए हो। जब उसने पहला हिस्सा सुना तो वो फिर भी जबरदस्ती की मुस्कान बनाए रहा, लेकिन दूसरा हिस्सा सुनते ही उसकी मुस्कान जम गई। उसके चेहरे की चापलूसी गुस्से में बदल गई। तुम खुद को समझते क्या हो? तुम मुझे फायर करोगे? सपने देखना छोड़ दो। ये सुनकर मुझे मजा आने लगा। ओह, तो क्या तुम्हारा कोई बड़ा सपोर्ट है? उसने तुरंत अकड़ दिखाते हुए कहा। मुझे तुम्हें बताने में कोई हिचक नहीं है, मेरी गॉडमदर इस शॉपिंग मॉल की मैनेजर हैं। मैंने समझने का नाटक करते हुए सिर हिलाया। मैं थोड़ा डरने का नाटक करते हुए अपना सीना थपथपाने लगा, लेकिन मेरी आंखों में शरारत थी। तुमने तो मुझे डरा ही दिया। मुझे लगा तुम्हारी गॉडमदर इसकी मालकिन है। पता चला कि वो तो सिर्फ शॉपिंग मॉल की स्टोर मैनेजर हैं। इतना कहकर मैंने अपना फोन निकाला और एक कॉल की। बहुत जल्दी एक मिडिल एज्ड महिला अंदर आई। उसके पीछे एक थोड़ी थुलथुली, प्लम्प मिडिल एज्ड औरत भी थी। जब उस कर्मचारी ने उस थुलथुली औरत को देखा तो उसके चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। वो एक सोशल बटरफ्लाई की तरह काउंटर के पीछे से निकलकर सीधा उस औरत का हाथ पकड़ने दौड़ा। उसने अपना मुंह खोला और कहा, गॉडमदर, आपको मेरा साथ देना होगा। ये इंसान कह रहा है कि ये मुझे फायर कर देगा। वो थुलथुली महिला, जिसे वो गॉडमदर कह रहा था, पसीने से तरबतर थी और मन ही मन उससे सारे रिश्ते तोड़ लेना चाहती थी। मेरी नज़र दूसरी मिडिल एज्ड महिला पर पड़ी। हेलो डायरेक्टर। वो महिला तुरंत मेरे पास आई। यंग मास्टर जैंग, क्या आपके लिए कोई इंस्ट्रक्शंस हैं? मॉल डायरेक्टर को मेरे प्रति इतना रिस्पेक्टफुल देखकर उस थुलथुली औरत के माथे पर ठंडा पसीना और ज्यादा चमकने लगा। मैं डायरेक्टर की तरफ देखकर मुस्कुराया। डायरेक्टर, मुझे लगता है कि शॉपिंग मॉल की इमेज के लिए हमें इस तरह के कर्मचारियों को फायर कर देना चाहिए, है ना? मैंने उस औरत और उस कर्मचारी की तरफ देखा। इस बार वो औरत अपना आपा खो बैठी। उसने उस कर्मचारी को धक्का देकर दूर किया और मुस्कुराते हुए मेरे पास आई। यंग मास्टर जैंग, अगर आप इस कर्मचारी को फायर करना चाहते हैं तो शौक से कीजिए।
लेकिन क्या आप प्लीज मुझे इस एक बार माफ कर सकते हैं? मेरे घर में बूढ़े माँ बाप और छोटे बच्चे हैं। मैंने उसे एक ठंडी नजर से देखा। मॉल डायरेक्टर तुरंत मेरा मतलब समझ गई। वो उस औरत की तरफ मुड़ी और उस कर्मचारी की तरफ मुड़ी और उनकी टोन बिल्कुल ठंडी थी। तुम काम से निकाले जाते हो। मैंने सावधानी से पैक की हुई घड़ी ली और शॉपिंग मॉल से बाहर निकल गया। डायरेक्टर पर्सनली मुझे दरवाजे तक छोड़ने आई और मेरे जाने तक खड़ा होकर देखती रहीं। उसके बाद ही वो वापस ज्वेलरी स्टोर के अंदर गईं। जहां तक उस कर्मचारी की बात है जो पहले घमंडी नहीं था, उसे प्रमोट करके स्टोर मैनेजर बना दिया गया। मैं गाड़ी चलाकर घर पहुंचा। जैसे ही मैंने घर में एंटर किया, बटलर मेरा स्वागत करने के लिए बाहर आए। सेकंड यंग मास्टर, आप वापस आ गए? हाँ, क्या कोई बात है? बटलर बोले, मैडम वापस आ गई हैं और बीआई फैमिली के यंग मास्टर भी आ चुके हैं। मैं थोड़ा हैरान हुआ। फिर मुझे समझ आया कि यू जरूर बालू यान के छोटे भाई का नाम होगा। मैंने अपने हाथ में घड़ी वाले बैग को देखा और अचानक बीएयू से मिलने के लिए मेरे मन में एक एक्साइटमेंट पैदा हो गई। मेरे अंदर जाने से पहले ही मुझे लिविंग रूम से ठहाकों और बातचीत की आवाजें सुनाई दे रही थीं। इसके अलावा मदर बीआई भी वहीं थीं। मैं तेज कदमों से लिविंग रूम की तरफ बढ़ा। मॉम, मैं घर आ गया हूं। ये सुनकर लिविंग रूम में बैठे सभी लोगों ने एक साथ सिर घुमाकर देखा। मैंने सोफे पर बीएयू को देखा। अरे तुम! बायू सोफे से खड़ा हो गया। तो तुम ही आंटी जांग के वो बेटे हो जो 20 सालों से बाहर खोए हुए थे? मैंने सिर हिलाया। बीएयू ने अचानक आगे बढ़कर मेरा हाथ पकड़ लिया। तो तुम ही मेरे होने वाले जीजाजी हो। मैं तो बस पछतावा ही कर रहा था कि मैं तुम जैसे हैंडसम और आउटस्टैंडिंग लड़के को अपनी बहन से इंट्रोड्यूस नहीं करा पाया। बीएयू के इस उत्साह ने मुझे थोड़ा घबरा दिया। तभी बालू यान ने उसे पीछे खींचा। बायू, देखो तुम उसे डरा रहे हो। बूओ यान ने मुझे खींचकर अपने पास खड़ा कर लिया। जीजाजी, देखो मेरी बहन कितनी बेशर्मी से बिहेव कर रही है। बीएयू के जीजाजी बुलाने पर मैं थोड़ा एम्बैरेस्ड, शर्मिंदा महसूस करने लगा और झेपते हुए हंसने लगा। लेकिन बूओ यान बहुत अच्छे मूड में थी। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान थी। बीएयू ने पहले वाली घड़ी निकाली और मुझे दे दी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आखिर में ये घड़ी मेरे जीजाजी के हाथों में ही पहुंच जाएगी। मैंने भी वो गिफ्ट उसे दिया जो मैंने उसके लिए चुना था। आई होप तुम्हें ये पसंद आए। बीएयू ने गिफ्ट बॉक्स लिया और उसे खोला। जैसे ही उसकी नजर घड़ी पर पड़ी, उसकी आंखें चमक उठीं। जीजाजी, आपका टेस्ट लाजवाब है। मुझे लगता है मेरी बहन आपके लायक नहीं है। भाई चेन, आपका क्या ख्याल है? इससे पहले कि बायू अपना सेंटेंस पूरा कर पाता, बूओ यान ने उसका मुंह बंद कर दिया। उसने उसे सख्ती से चुप रहने की वार्निंग दी। बायू, मैं वार्न कर रही हूं, अपने जीजाजी से फालतू बातें मत करो। बीएयू ने हम दोनों की तरफ देखा। दीदी, क्या आप सच में इस बात से डरती हैं कि भाई चेन आपको रिजेक्ट कर देंगे? हा, मैं एक्सप्लेन करने ही वाला था, लेकिन बीएयू ने चेहरे पर एक अजीब सा भाव बनाया। एक्सप्लेन मत करो, मैं सब समझता हूं। उसने हमारी तरफ देखा। मदर जैंग और मदर बीआई साइड में खड़े होकर हम तीनों का मजाक देख रही थीं। वे एक दूसरे को देखकर हंसने लगीं। मदर जैंग जानती थीं कि बायू आज वापस आ रहा है, इसलिए उन्होंने आज रात दोनों फैमिलीज के साथ डिनर अरेंज किया था। कुछ ही देर बाद सभी लोग आ चुके थे। ओल्ड मास्टर बीआई अंदर आते ही अपने होने वाले पोते दामाद को देखने के लिए शोर मचाने लगे। मैं जल्दी से आगे बढ़ा और उनका अभिवादन किया। मिस्टर बाई? ओल्ड मास्टर बीआई ने अपनी भौहें सिकोड़ी। बस मुझे दादाजी बुलाओ। ये मिस्टर बीआई क्या लगा रखा है? मैं थोड़ा एम्बैरेस था, लेकिन फिर भी मैंने आज्ञाकारी बनकर उन्हें दादाजी बुलाया, जिससे ओल्ड मास्टर बीआई बेहद खुश हो गए। क्या आपकी कहानी में आगे कोई बड़ा ट्विस्ट आने वाला है या अब शादी की शहनाइयां बजने वाली हैं? दोनों परिवार एक साथ खुशनुमा माहौल में डिनर करने बैठे। बावायू ने लॉबस्टर का एक टुकड़ा उठाया और उसे मेरे बाउल में रखने ही वाला था कि तभी बूओ यान ने उसे रोक दिया। जांग चेन को सीफूड से एलर्जी है, वो इसे नहीं खा सकता। जैसे ही बीएयू ने सुना कि मुझे सीफूड से एलर्जी है, उसने तुरंत अपने चॉपस्टिक्स पीछे खींच लिए। सॉरी भाई चेन, मुझे नहीं पता था। मैं थोड़ा हैरान रह गया और जल्दी से कहा, कोई बात नहीं, तुम्हें नहीं पता था ना? मेरे माता पिता भी काफी सरप्राइज थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि बूओ यान को पता होगा कि मुझे सीफूड से एलर्जी है। उन्हें इस बारे में इसलिए पता था क्योंकि मैंने एक बार खाना खाते समय इसका जिक्र किया था। डिनर खत्म होने वाला था, तभी बालू यान ने सजेस्ट किया कि नए साल के बाद हम सबको साथ में हॉट स्प्रिंग्स चलना चाहिए। ओल्ड मास्टर बीआई काफी बुजुर्ग थे और उन्हें बाहर जाना पसंद नहीं था, इसलिए वो नहीं जा रहे थे। मिस्टर और मिसेज बीआई को भी बुजुर्ग दादाजी को घर पर अकेला छोड़ना ठीक नहीं लगा, तो वे भी नहीं गए। मेरे पेरेंट्स ने भी जाने का प्लान नहीं बनाया। आखिरकार ये तय हुआ कि सिर्फ दोनों परिवारों की यंग जनरेशन ही जाएगी। जैसे ही हॉट स्प्रिंग्स जाने की बात हुई, बीएयू बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया। वो काफी समय से हॉट स्प्रिंग्स नहीं गया था। उस रात बायू मेरे घर पर ही रुका। बेड पर लेटे हुए उसने अचानक पूछा, भाई चेन, तुम मेरी बहन के बारे में क्या सोचते हो? मुझे उम्मीद नहीं थी कि बीएयू इतना डायरेक्ट सवाल पूछेगा।
मैंने भी इस बारे में सीरियसली सोचा। तुम्हारी बहन बहुत अच्छी इंसान है, वो खूबसूरत है, उसकी फैमिली बैकग्राउंड अच्छी है और उसकी पर्सनालिटी भी बहुत अच्छी है। क्या तुम वाकई मेरी बहन बालू यान की ही बात कर रहे हो? बायू का मुंह थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। उसकी बहन की पर्सनालिटी अच्छी है, उसने कुछ नहीं कहा। भाई चेन, प्लीज जारी रखो। मैंने बुओ यान के बारे में अपने ख्याल बताना जारी रखा। अनजाने में मैंने बुओ यान को जानने और समझने के पूरे सफर को याद किया। बेयू ने जब ये सब सुना तो उसे अपनी बहन के बारे में एक नया नजरिया मिला। फिर बावयू ने भी मुझे बुओ यान के बारे में कई कहानियां सुनाई। बायू की बातों से मुझे एक बिल्कुल अलग बुओ यान के बारे में पता चला। ये बुओ यान कोल्ड थी, शांत रहती थी और बहुत कम मुस्कुराती थी, लेकिन वो बचपन से ही बहुत आउटस्टैंडिंग रही थी। उसकी काबिलियत उसके साथ वालों से कहीं ज्यादा थी। बुओ यान ने कभी भी पीछे खड़ी अपनी बीआई फैमिली के नाम का सहारा नहीं लिया, बल्कि जो कुछ किया खुद के दम पर किया। आज बालू यान जिस मुकाम पर है वो उसकी अपनी कड़ी मेहनत और स्टेप बाय स्टेप स्ट्रगल का नतीजा है। ये सुनने के बाद मुझे महसूस हुआ कि वो वाकई कितनी शानदार इंसान है। मेरी आंखों में उसके लिए एडमिरेशन, प्रशंसा साफ झलक रही थी। न्यू ईयर ईव करीब आ रही थी। जांग और बीआई फैमिली की मेड्स सफाई और शॉपिंग में बिजी होने लगीं। मैंने अपने आसपास बिजी मेड्स को देखा और मुझे अचानक पिछला न्यू ईयर याद आ गया। पिछली न्यू ईयर ईव पर मैं और मेरी दादी उस छोटे से घर में साथ थे। उस समय दादी की हेल्थ काफी अच्छी थी। उन्हें एक अच्छा न्यू ईयर देने के लिए मैंने एक साथ कई नौकरियां की थीं, हर दिन जल्दी निकलना और देर से घर आना। मैं इतना बिजी था कि मुझे रेस्ट करने का भी टाइम नहीं मिलता था। जब मेरी दादी को पता चला तो उनका दिल भर आया। और शेनशावे, क्योंकि मैं काम कर रहा था और मेरे पास उसके लिए टाइम नहीं था, उसने न्यू ईयर ईव पर नखरे दिखाए थे और झगड़ा किया था। मैंने अपनी दादी के लिए नए कपड़ों का एक सेट खरीदा था। जब उन्हें नए कपड़े मिले तो हालांकि उन्होंने मुझे फिजूल खर्ची के लिए डांटा था, लेकिन उनके चेहरे की मुस्कान छिप नहीं रही थी। अपनी स्वर्गवासी दादी के बारे में सोचकर मेरा दिल थोड़ा उदास हो गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि सिर्फ एक साल में इतनी सारी चीजें बदल जाएंगी। मेरी दादी गुजर गईं, मेरा शेनशावे से ब्रेकअप हो गया और मुझे अपने सगे माता पिता मिल गए जिन्होंने मुझे खुले दिल से अपनाया। अब मेरे पास पेरेंट्स हैं, एक भाई और एक बहन है जो मुझसे प्यार करते हैं, और बुओ यान है। जैसे ही मैंने बुओ यान के बारे में सोचा, मेरी आंखों में थोड़ी निराशा छा गई। दरअसल बुओ यान ने कहा था कि इस बिजी पीरियड के बाद वो फ्री हो जाएगी, लेकिन न्यू ईयर ईव से कुछ ही दिन पहले अचानक कंपनी का कोई ऐसा काम निकल आया कि उसे खुद बिजनेस ट्रिप पर जाना पड़ा। ये ट्रिप कई दिनों तक चलने वाली थी और न्यू ईयर करीब आने के बावजूद वो अब तक वापस नहीं आ पाई थी। न्यू ईयर ईव की रात बाई और जांग फैमिली फिर से इकट्ठा हुए। बस बुओ यान वहां नहीं थी। शानदार पकवानों से लंबी टेबल सजी हुई थी और हर किसी के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन मेरी नजरें बार बार उस खाली कुर्सी की तरफ जा रही थीं और मैं मन ही मन एक ठंडी आह भर रहा था। डिनर के बाद दोनों परिवार लिविंग रूम में बैठकर हंसी मजाक करने लगे। ओल्ड मास्टर बीआई जल्दी सो चुके थे और दोनों परिवारों के पेरेंट्स आपस में गपशप में मग्न थे। मैं, बेयू और मेरे दोनों भाई बहन साथ बैठकर फाइट द लैंडलॉर्ड एक कार्ड गेम खेलने लगे। लगातार 10 से ज्यादा गेम हारने के बाद बेयू ने गुस्से में कार्ड्स फेंक दिए। मैं अब और नहीं खेल रहा, मैं बार बार हार रहा हूं। अगर मेरी बहन यहां होती तो मेरी इतनी बुरी हालत नहीं होती। मुझे ये गेम खेलना नहीं आता था, इसलिए मैं बस एक तरफ खड़ा होकर देख रहा था, लेकिन धीरे धीरे मेरा ध्यान कहीं और भटक गया। शाम ढलते ढलते लिविंग रूम में सिर्फ हम 4 ही बचे थे। तभी अचानक मेरा फोन बजा। मैंने देखा कि बुओ यान की कॉल थी। मैंने बाकी तीनों की तरफ देखा जो अभी भी खेल में बिजी थे, और अपना फोन लेकर चुपचाप यार्ड आंगन की तरफ चला गया। हेलो जांगचेन। हाँ, मैं हूं। तुम क्या कर रही हो? मैंने लिविंग रूम की तरफ देखते हुए कहा, जहां बीएयू और मेरे भाई बहन खेल रहे थे। दूसरी तरफ एक पल के लिए खामोशी छा गई, फिर बुओ यान की सुरीली आवाज आई। जांगचेन, क्या तुम मुझे याद कर रहे हो? इससे पहले कि मैं कोई जवाब देता, वो फिर बोली, तुम मुझे मिस कर रहे हो? मेरे होंठ फड़फड़ाए। तो तुम वापस कब आ रही हो? पता नहीं ये मेरा वहम था या सच, पर मुझे फोन के दूसरी तरफ से कदमों की आवाज सुनाई दी। अगले ही पल एक साफ आवाज गूंजी, जांगचेन, ऊपर देखो। मैंने अनजाने में नजरें ऊपर उठाईं तो देखा कि एक दुबली पतली आकृति यार्ड के बीचों बीच खड़ी थी। मुझे अपनी तरफ देखता पाकर बुओ यान ने हाथ हिलाया। जैसे ही मैंने उसे अपने सामने खड़ा देखा, मुझे अपने दिल की धड़कनें तेज होती महसूस हुईं। बिना सोचे समझे मैं उसकी तरफ दौड़ा और उसे कसकर गले लगा लिया। बुओ यान, तुम वापस क्यों आ गई? बुओ यान ने अपनी बाहें मेरे चारों तरफ और कस लीं और अपना सिर मेरी गर्दन पर रख दिया। मुझे तुम्हारी याद आ रही थी, इसलिए मैं वापस आ गई। मेरा शरीर जैसे पत्थर का हो गया। उसकी गर्म और थमी हुई सांसें मेरी गर्दन पर महसूस हो रही थीं। मैं खुद को कांपने से नहीं रोक सका।
बुओ यान को शायद मेरी घबराहट का एहसास हो गया था, लेकिन उसने मुझे छोड़ा नहीं बल्कि और मजबूती से पकड़ लिया। मैं हैरान रह गया और बस इतना कह पाया, बुओ यान, तुम बहुत थक गई होगी। थोड़ी सी थकान है, इसलिए मुझे खुद से दूर मत धकेलो। बस थोड़ी देर मुझे ऐसे ही पकड़े रहने दो। मेरा दिल अनजाने में पिघल गया। मैंने अपना हाथ बढ़ाकर धीरे से उसकी पीठ थपथपाई। मम, मैं तुम्हें दूर नहीं धकेलूंगा। कुछ दिन पहले ही मैंने बुओ यान से पूछा था कि क्या वो न्यू ईयर ईव के लिए वापस आएगी। तब उसने कहा था कि काम बहुत ज्यादा है और शायद वो न आ पाए। इस वजह से मैं काफी समय तक निराश रहा था। तुमने तो कहा था कि तुम समय पर नहीं आ पाओगी, फिर अचानक कैसे आ गई? मुझे खुद भी एहसास नहीं हुआ कि ये कहते वक्त मेरी टोन में अनजाने में एक शिकायत का लहजा आ गया था। बुओ यान धीरे से हंसी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरा जियांगचेन उदास हो, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी अपना काम खत्म किया और वापस आ गई। मैं अवाक रह गया। मैं कहना चाहता था कि मैं उदास नहीं था, लेकिन जब शब्द होठों तक आए तो मैं एक भी लफ्ज नहीं बोल पाया। क्या तुम मुझे देखकर खुश हो? बुओ यान की टोन में जो यकीन और हल्की सी शरारत थी, उसे सुनकर मेरा मन हुआ कि मैं सख्ती से कहूं कि मैं खुश नहीं हूं। लेकिन वे शब्द मेरे होठों पर आकर ही रुक गए और मैंने उन्हें वापस निगल लिया। मैं थोड़ा खुश हूं। बालू यान ने अपनी भौहें उठाईं। ओह, तो तुम सिर्फ थोड़ा खुश हो। पता नहीं हम कितनी देर तक यार्ड में एक दूसरे को गले लगाए खड़े रहे, जब तक कि मुझे ठंड महसूस नहीं होने लगी और मेरा शरीर अनजाने में थोड़ा कांपने लगा। तभी बालू यान को एहसास हुआ कि मैं बिना कोट के ही बाहर भाग आया था। चलो अंदर चलते हैं। बालू यान मुझे हाथ पकड़कर लिविंग रूम में ले गई। बीयू तुरंत पास आया और अपने हाथ के कार्ड्स उसके हाथ में थमा दिए। दीदी, मुझे बचा लो। तुम्हारा छोटा भाई यहां पूरी रात से हार रहा है। जल्दी मेरी मदद करो। जांग वान आर्यू ने अपनी भौहें सिकोड़ी। क्या बात है, कुछ राउंड्स खेलने का इरादा है? बालू यान ने शांति से अपना कोट उतारा और सोफे पर रख दिया। अगर तुम खेलना चाहते हो तो चलो फिर से कार्ड शफल करते हैं। मुझे खेलना नहीं आता था, इसलिए मैं बेयू के साथ एक तरफ खड़ा होकर देखने लगा। बायू की एक बात सच थी कि अगर बुओ यान यहां होती तो वो पूरी रात इतनी बुरी तरह नहीं हारता। जैसे ही बालू यान ने गेम में बायू की जगह ली, हारने वाली अब जांग वान आर्यू बन गई थी। जांग यांग भी काफी कुछ हार रहा था, लेकिन उसकी तुलना में जांग वान आर्यू की हालत थोड़ी ज्यादा खराब थी। बायू, जो पूरी रात से हार रहा था, अपनी बहन की बदौलत आखिरकार कुछ राउंड्स जीत गया। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान और जीत का गर्व साफ दिख रहा था। मैंने टाइम चेक किया। न जाने कैसे रात के 11:58 बज चुके थे। अचानक बुओ यान मेरे करीब झुकी। क्या तुम आतिशबाजी देखना चाहते हो? मेरी आंखें चमक उठीं। बालू यान के होठों पर एक हल्की मुस्कान आई। उसने मेरा हाथ पकड़ा और हम गार्डन की तरफ चल दिए। आधी रात के सन्नाटे में बाहर अजीब सी शांति थी। हम पांचों यार्ड में खड़े थे और 12 बजे बजते ही न्यू ईयर का काउंटडाउन शुरू हुआ। जैसे ही आखिरी सेकंड बीता, पहली आतिशबाजी ने आसमान को रोशन कर दिया। फिर दूसरी और तीसरी। शानदार पटाखे एक के बाद एक आसमान में खिलने लगे। मैंने अपना सिर घुमाया और बुओ यान की तरफ देखा। क्या ये तुमने अरेंज किया है? क्या तुम्हें पसंद आया? हाँ, मुझे ये बहुत पसंद आया। शानदार रोशनी के नीचे बालूयान और मैंने एक ही समय पर कहा, बालूयान हैप्पी न्यू ईयर, जियांगचेन हैप्पी न्यू ईयर। हमने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुरा दिए। मैं महसूस कर सकता था कि उसने मेरा हाथ और थोड़ा कसकर पकड़ लिया है। मैं कुछ सेकंड के लिए हिचकिचाया और फिर मैंने भी अपनी पकड़ थोड़ी मजबूत कर ली। आखिरकार मैंने अपनी उंगलियां बुओ यान की उंगलियों में फंसा लीं। आतिशबाजी देखने और नए साल का स्वागत करने के बाद सब अपने अपने कमरों में सोने चले गए। अगले दिन दोपहर में जब मुझे बालू यान और बायू जांग फैमिली के लिविंग रूम में नहीं दिखे तो मुझे थोड़ा अजीब महसूस हुआ। क्या वे किसी सरप्राइज की तैयारी में हैं या कहानी में कोई नया मोड़ आने वाला है? जब मैं नीचे गया तो मुझे वहां सिर्फ अपने बड़े भाई दिखे। मेरी बड़ी बहन भी वहां नहीं थी। भाई, दीदी कहाँ हैं? जियांगचेन, तुम उठ गए। तुम्हारी बहन? वो पड़ोस में बीआई फैमिली के घर गई है। इससे पहले कि जियांग यांग और कुछ समझा पाते, हमें अचानक दरवाजे से शोर शराबे और आते हुए कदमों की आवाज सुनाई दी। जांगवान आर्यू की आवाज गूंजी, जब तुम बाद में मेरे छोटे भाई से मिलो तो अपनी ये शोर मचाने वाली आदत कम रखना, उसे डराना मत। किसी और अनजान आवाज ने जवाब दिया, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं खुद पर काबू रखूंगी। आखिर मुझे अपने जीजाजी से मिलने का मौका मिल ही गया। बहन लुयान पहले कितनी सीक्रेटिव थीं, वो हमें उनसे मिलने ही नहीं दे रही थीं। कितनी कंजूस हैं। मैंने क्यूरियोसिटी के साथ दरवाजे की तरफ देखा। मैंने देखा कि बाहर से लोगों का एक ग्रुप अंदर आ रहा है। उनमें 3 अनजान चेहरे थे। जब मैं उन्हें देख रहा था, वे भी मुझे सिर से पैर तक नाप रहे थे। उनमें से एक दिखने में काफी क्यूट थी। वो मिलनसार लग रही थी और बोल पड़ी, यही जीजाजी होंगे ना? हेलो, मेरा नाम श्यांग वानचिंग है। मैं बहन लू यान की करीबी दोस्त हूँ।
मैं एक पल के लिए हैरान रह गया। हेलो, मैं जियांग चेन हूँ। शांग वानकिंग के बगल में एक लड़की थी जिसका अंदाज थोड़ा पढ़ाकू स्कॉलरली था। हेलो जीजा जी, मैं जीकिंग हूँ। मैं भी बहन लू यान की करीबी दोस्त हूँ। हेलो। आखिरी अनजान चेहरा थोड़ा कूल लग रहा था। हेलो जीजा जी, मैं गूशू हूँ। हेलो, वानकिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। हमने कुछ समय पहले सुना था कि बहन वान आर्यू के छोटे भाई मिल गए हैं। हम तुरंत आकर उनसे मिलना चाहते थे, लेकिन बहन लू यान और बहन वान रयू ने हमें बिल्कुल मना कर दिया। आज आखिरकार हमें मौका मिल गया। जियांग वान आर्यू ने शांग वानकिंग को घूरा। मैं धीरे से हंसा। बस रहने दो। शांग वानचिंग ने अपने माथे पर हाथ मारा और अपने बैग से एक छोटा सा कपड़े का पाउच निकाला। जीजा जी, मैं तो ये भूल ही गई थी। ये पहली मुलाकात का गिफ्ट है। मैंने थैंक यू कहा और पाउच खोलकर देखा। आधा पाउच चमकते हुए हीरों से भरा था। वो हीरे जो बाहर बहुत महंगी कीमत पर बिकते हैं, अब मेरे हाथ में एक छोटा पाउच भरकर थे। मैं अमीरों की दुनिया को समझ नहीं पा रहा हूं। श्यांग वानकिंग के बाद जी किंग और गूशू ने भी अपने गिफ्ट्स दिए। श्यांग वानकिंग को हीरों से भरा आधा पाउच देना कोई बड़ी बात नहीं लगी। जीजा जी, अगर आपको ये पसंद है तो मेरे पास और भी हैं। नहीं, ये ठीक है। इतने सारे हीरे तो मैं कभी इस्तेमाल भी नहीं कर पाऊंगा। शांग वानचिंग के चेहरे पर अफसोस का भाव आया, लेकिन वो फिर बोल पड़ी। जीजा जी, क्या आपको सोने के घोड़े पसंद हैं? मेरे पास कुछ हैं। जियांग वान आर्यू ने शांग वानचिंग की गर्दन के पीछे हल्का सा थप्पड़ मारा। क्या मेरी फैमिली के पास ये सब चीजें खरीदने के पैसे नहीं हैं? शांग वानकिंग अपनी गर्दन सहलाते हुए हंसी। उसे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। मैं तो बस जीजाजी पर एक अच्छा इंप्रेशन जमाना चाहती थी। 2 दिन बाद मैंने अपने कपड़ों के कुछ सेट पैक किए। फिर मैं अपने बड़े भाई और बहन के साथ क्लब के लिए निकला। जैसे ही बुओ यान कार में बैठी, उसने काम निपटाने के लिए अपना लैपटॉप निकाल लिया। मैंने छिपकर अपने सामने बैठी बालू यान को देखा। छुट्टियों में भी काम संभालना, जैसा कि एक बड़ी कंपनी की सीईओ से उम्मीद की जाती है, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। कार करीब 1 घंटे तक चली। आखिरकार वो एक आलीशान और शानदार हॉट स्प्रिंग क्लब के सामने रुकी। जैसे ही मैं कार से बाहर निकला, मैं वहां का बाहरी नजारा देखकर दंग रह गया। उस क्लब की भव्यता ने यकीनन जियांग चेन को चौंका दिया होगा। अब देखना यह है कि इस ट्रिप पर दोस्तों के साथ और क्या-क्या मस्ती और ड्रामे होने वाले हैं। क्या आपको लगता है कि इस ट्रिप पर बुओ यान और जियांग चेन का रिश्ता और गहरा होगा? क्लब का चमकता हुआ सुनहरा बाहरी हिस्सा वाकई शानदार था। मैं उनके पीछे पीछे उस जाने पहचाने रास्ते पर चल पड़ा। क्लब की लॉबी की सजावट भी बिल्कुल वैसी ही थी जैसी बाहर से थी। हर तरफ बस एक ही शब्द झलक रहा था, अमीरी। सूट पहने एक मिडिल एज्ड आदमी हमारा स्वागत करने आया और हमें एक प्राइवेट लिफ्ट से 8वीं मंजिल पर ले गया। जब हम प्राइवेट रूम में पहुंचे तो जी किंग, शांग वानकिंग और गूशू पहले से ही वहां मौजूद थे। थोड़ी देर आराम करने के बाद बायू और जियांगयांग मुझे बेसब्री से प्राइवेट हॉट स्प्रिंग की तरफ खींच ले गए। ये मेरा हॉट स्प्रिंग का पहला अनुभव था। मैं पूल के किनारे आराम से टिककर बैठ गया। हमारे ठीक बगल में महिलाओं का प्राइवेट हॉट स्प्रिंग था। दोनों हिस्से 2 मीटर से भी ऊंची दीवार से अलग थे, जिससे प्राइवेसी तो पूरी थी, लेकिन फिर भी दूसरी तरफ का शोर शराबा सुनाई दे रहा था। नहाने के बाद मैं पूल से बाहर निकला। उसी समय बालू यान भी महिलाओं के एरिया से बाहर आई। हम गलियारे हॉलवे में मिले। तुमने भी नहाना खत्म कर लिया? बालू यान ने शांति से अपनी नजरें हटा ली। क्या तुम अपने कमरे में जा रहे हो? मैं कपड़े बदलना चाहता हूं। इत्तेफाक से मुझे भी वापस जाना है। चलो साथ चलते हैं। हम दोनों गलियारे में साथ साथ चल रहे थे कि तभी पीछे से तेज कदमों की आवाज आई। बालू यान ने मुड़कर देखा और अचानक मुझे अपनी बाहों में खींच लिया ताकि कोई टकरा न जाए। एक महिला हमारे पास से तेजी से गुजरी। अचानक उसके आगोश में आने से मेरा एक हाथ गलती से उसकी छाती पर जा लगा। मैं बुओ यान की त्वचा की गर्माहट महसूस कर सकता था। मेरी हथेली के नीचे उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। मैंने घबराकर अपना हाथ पीछे खींच लिया। मुझे महसूस हुआ कि शर्म के मारे मेरा पूरा शरीर तप रहा है। बालू यान ने मुझे छोड़ दिया। उसकी आवाज में भी थोड़ी झिझक थी। चलो। मैं अभी संभल ही रहा था कि पीछे से एक जोरदार धक्का लगा। मेरे टखने एंकल पर चोट लगी और वो गलती से मुड़ गया। मुझसे टकराने वाला एक छोटा लड़का था। यह देखकर कि उसने गड़बड़ कर दी है, वो घबराकर एक तरफ खड़ा हो गया। मैंने हाथ हिलाकर उसे जाने का इशारा किया। बालू यान ने अपनी भौहें सिकोड़ी और मेरे सामने झुक गईं। उसकी उंगलियों ने धीरे से मेरे टखने को छुआ। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने मेरा हाथ अपने कंधे पर रखा और कमर से सहारा देते हुए मुझे आगे ले जाने लगी। जब हम मेरे कमरे के दरवाजे पर पहुंचे तो मुझे याद आया कि मेरा रूम कार्ड तो मेरे बड़े भाई के पास है। बुओ यान एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर वो मुझे अपने कमरे में ले गई। दरवाजा खुला और उसने मुझे बेड पर बैठने में मदद की। मेरी नजरें कमरे में घूमने लगीं। बुओ यान ने कैजुअल कपड़े बदल लिए थे। इन कपड़ों में उसका वो हमेशा वाला कोल्ड अंदाज गायब था और उसमें एक घरेलू गर्माहट झलक रही थी।
वो बेड के पास आई और नीचे बैठ गई। उसने मेरा टखना अपने हाथ में लिया। जैसे ही उसकी गर्म हथेली ने मेरे टखने को छुआ, मैं इंस्टिंक्टिवली थोड़ा पीछे हटा। अगले ही पल उसने उसे मजबूती से पकड़ लिया। हिलो मत, मुझे देखने दो। मैं महसूस कर सकता था कि बुओ यान का गर्म हाथ मेरे टखने की मालिश कर रहा है। मैं ठीक हूं, बस हल्की सी मोच है, दर्द नहीं हो रहा। हल्की सी हंसी सुनाई दी। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी चोरी पकड़ी गई हो और मेरे कान लाल होने लगे। बुओ यान ने चेक किया और राहत की सांस ली कि मोच मामूली थी। उसने केसर सैफ्लावर का तेल निकाला, उसे अपनी हथेली पर रगड़कर गर्म किया और धीरे धीरे मेरे टखने पर लगाने लगी। टखने से लेकर पूरे शरीर में गर्माहट की एक लहर दौड़ गई। क्या ये मोच आप दोनों के बीच की दूरियों को और भी कम कर देगी? आगे क्या हुआ? दर्द धीरे धीरे कम हो रहा था। मैंने नीचे झुककर बालू यान को देखा, जो बड़ी तन्मयता से मेरे लिए औषधीय तेल लगा रही थी। मेरे भीतर एक मीठा सा एहसास जाग उठा। अचानक बुओ यान ने ऊपर देखा। हमारी नजरें सीधे आपस में टकराईं। मैं थोड़ा शर्मा गया। मैंने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि अचानक मुझे अपने होठों पर एक गर्माहट महसूस हुई। मेरा दिमाग एकदम सुन्न हो गया, जैसे कोई धमाका हुआ हो। मेरे होंठ अभी भी थोड़े खुले हुए थे, जिनसे वो किस किस टकराई थी। बुओ यान को तुरंत होश आया और उसके गाल देखते ही देखते लाल हो गए। आई एम सॉरी, मेरी पहली किस जा चुकी थी। बस ऐसे ही मेरा दिमाग पूरी तरह से उलझ गया और मुझे समझ नहीं आया कि अब क्या करूं। मुझे चुप देखकर बुओ यान को लगा कि शायद मैं नाराज हूं। उसने माफी मांगते हुए कहा, आई एम सॉरी, मैंने अभी जो किया वो ठीक है, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। बुओ यान की आंखों में रोशनी की छोटी छोटी किरणें चमक उठीं। तुम नाराज नहीं हो? मैंने असहज होते हुए कहा, मैं नाराज नहीं हूं, बस ये है कि तुमने मुझे तैयार होने से पहले ही किस कर लिया। बालू यान के चेहरे पर एक दुर्लभ सा भोलापन और हैरानी दिखी। फिर उसकी आंखों की चमक और बढ़ गई। तो जब तुम तैयार हो जाओगे, क्या मैं तुम्हें फिर से किस कर सकती हूं? मेरे कान पूरी तरह लाल हो चुके थे। बुओ यान ने मेरी आंखों में झांका। जांग चेन, मुझे जवाब दो, मुझे वाकई तुम्हारे जवाब की जरूरत है। उसकी साफ और आकर्षक आवाज मेरे कान में गूंज रही थी। मेरा कंठ, एडम्स एप्पल, 2 बार ऊपर नीचे हुआ। काफी देर बाद मैंने धीरे से एक हामी भरी, बुओ यान मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जो 100 फूलों के खिलने जैसी शानदार थी। तो क्या तुम अब तैयार हो? मैं तुम्हें किस करना चाहती हूं। मैंने उसे पास आते देख हाथ बढ़ाकर रोकने की कोशिश की। नहीं, अभी नहीं। मेरी घबराई हुई नजरें इधर उधर भागने लगीं। बुओ यान के होठों पर अब भी मुस्कान थी। सॉरी, मैं शायद बहुत जल्दबाजी कर रही थी। इतना कहकर वो हाथ धोने के लिए बाथरूम चली गई। मैंने राहत की एक लंबी सांस ली और चुपके से अपने उन होठों को छुआ जहां उसने किस किया था। उस किस के बाद कमरे का माहौल थोड़ा अजीब और रोमांटिक सा हो गया था, खासकर इसलिए क्योंकि मैंने अभी भी सिर्फ बाथरोब पहना हुआ था। इधर जियांग यांग को रूम कार्ड मिल गया था और वो बायू को साथ लेकर वापस 8वीं मंजिल पर आया, लेकिन मेरे कमरे के बाहर सन्नाटा था। इसके बजाय सामने वाले बुओ यान के कमरे का दरवाजा खुला था। उन दोनों ने अंदर झांक कर देखा तो मैं सोफे पर बैठकर टीवी देख रहा था और बुओ यान बगल में बैठी अपने लैपटॉप पर काम कर रही थी। जियांग यांग और बायू ने एक दूसरे को देखा और चुपचाप वहां से चले गए। शायद हॉट स्प्रिंग में नहाने की वजह से मैं बहुत रिलैक्स महसूस कर रहा था, इसलिए आंखें बंद करते ही मुझे नींद आ गई। जब बुओ यान ने अपना काम खत्म किया और सिर उठाकर देखा तो मैं सो चुका था। उसने अपना लैपटॉप मेज पर रखा और बेडरूम का दरवाजा धीरे से बंद कर दिया। फिर वो मेरे पास सोफे पर आई ताकि मुझ पर कंबल डाल सके। जैसे ही वो जाने वाली थी, मैंने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। उसे लगा मैं जाग गया हूं, लेकिन मुड़कर देखा तो मेरी आंखें बंद थीं। उसने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, पर मेरी पकड़ मजबूत थी। उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई और वो मेरे बगल में ही लेट गई। जब मेरी आंख खुली तो कमरे में घना अंधेरा था। मैं ये सोचकर उठा कि मैं अपने कमरे में हूं, लेकिन जब मैं बेड से उतरा तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने अभी भी बाथरोब ही पहना हुआ है। मैंने कपड़े ढूंढने के लिए लाइट जलाई और जैसे ही रोशनी हुई मुझे एहसास हुआ कि ये मेरा कमरा नहीं है। क्या आप इसके आगे का हिस्सा जानना चाहेंगे कि सुबह होते ही दोनों के बीच क्या हुआ? मेरा दिमाग कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल ब्लैंक हो गया। तभी दरवाजे पर एक हल्की सी नॉक हुई जिसने मेरी थॉट्स को वापस खींच लिया। अगले ही पल मैंने दरवाजे से बुओ यान की आवाज सुनी, जांग चेन, क्या तुम जाग गए? तुम्हारा भाई तुम्हारे कपड़े ले आया था। मैंने उन्हें दरवाजे पर टांग दिया है। उन्हें ले लो, चेंज कर लो और फिर बाहर आकर कुछ खा लो। चेंज करने के बाद मैंने दरवाजा खोला और फिर से बाहर चला गया। जैसे ही मैंने बाहर कदम रखा, मुझे खाने की बहुत ही शानदार खुशबू आई। एक पल के लिए मुझे लगा कि मैं पूरी की पूरी गाय खा सकता हूं। बुओ यान ने अपने सामने रखे कंप्यूटर से नजरें ऊपर उठाईं। मुझे देखकर उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई। चलो साथ में कुछ खाते हैं।
मैंने सिर हिलाया। मैं डाइनिंग टेबल पर गया और बैठ गया। फिर मैंने बुओ यान को देखा। तुमने भी अभी तक नहीं खाया? मैं बस थोड़ी देर सो गया था। मैंने खुद ही ये मान लिया कि बालू यान भी अंदर रेस्ट कर रही थी। बुओ यान ने अपनी गर्दन के पीछे हाथ फेरा। ये देखकर मैंने पूछा, क्या हुआ? क्या तुम ठीक से नहीं सोई? वाकई थोड़ा अनकंफर्टेबल था। तभी बुओ यान के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई। तुम ठीक से कैसे सो सकते थे? मैं तो बहुत अच्छी तरह सोया, बस ऐसा लग रहा है जैसे वहां मच्छर हैं। बालू यान ने अपनी भौहें उठाईं। मच्छर? जब मैं पहले कपड़े बदल रहा था तो मैंने अपनी कॉलर बोन से कुछ इंच नीचे मच्छरों के काटने के कुछ निशान देखे थे। वे लाल और छोटे थे, लेकिन उनमें ज्यादा खुजली नहीं हो रही थी। शायद मैंने सपना देखा होगा कि मुझे मच्छरों ने काट लिया है। मैंने बिना किसी शक के हाथ हिलाया, जैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बुओ यान पर बिल्कुल भी शक नहीं हुआ, और न ही मैंने बुओ यान की आंखों में वो मीनिंगफुल लुक नोटिस किया। खाना खाने के बाद मैंने अपना रूम कार्ड लिया और अपने कमरे में वापस चला गया। बालू यान ने मुझे अपने कमरे में जाते हुए देखा और फिर अपना दरवाजा बंद कर लिया, क्योंकि मैं पहले ही सो चुका था। मैं पूरी तरह से जाग रहा था। मैं बेड के पास बैठकर अपना फोन चला रहा था कि तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। भाई यूजी, तुम दोनों अभी तक क्यों जाग रहे हो? मैंने उन्हें अंदर आने देने के लिए एक तरफ कदम बढ़ाया। बायूजी ने अपनी भौहें उठाईं और कहा, भाई चेन, क्या तुम भी अभी तक नहीं जाग रहे हो? मैं थोड़ा हैरान रह गया। मुझे लगा कि जिस तरह से यूजी ने जागने वाली बात कही वो थोड़ी एम्बिग्युअस लग रही थी। बस ये सोचते ही कि कैसे जियांग यियांग पहले मेरे कपड़े लेकर आया था, मैं तुरंत समझ गया कि मेरा बुओ यान के कमरे में सोना इन दोनों को पहले से ही पता चल गया है। मैंने बस साधारण तरीके से बुओ यान के कमरे में एक नैप लिया था, बस इतना ही। जियांग यियांग और बायूजी के चेहरे पर अविश्वास देखकर मैं थोड़ा परेशान हो गया। ये सच है, मैं बस साधारण तरीके से सो गया था। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हम तुम पर विश्वास करते हैं। वैसे भी तुम और बुओ यान आखिरकार साथ ही होने वाले हो। मैं एक्सप्लेन करना चाहता था, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि क्या कहूं। मेरे बड़े भाई ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। ठीक है, हम सच में तुम पर विश्वास करते हैं। क्या कुछ पीना चाहते हो? मुझे वाकई थोड़ी प्यास लगी थी। हमें क्या पीना चाहिए? जियांग यियांग और बायूजी ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। वे मुझे 8वीं मंजिल के छोटे से बार में ले गए। शियांग वानकिंग और बाकी सब भी वहां थे। मुझे आता देखकर मेरी बड़ी बहन कुछ कदम आगे आई। लिटिल चेन, क्या तुम ठीक हो? मैं इस सवाल से थोड़ा कंफ्यूज हो गया। मुझे लगा कि उन्हें मेरे टखने की मोच के बारे में पता है। दीदी, मैं अब ठीक हूं। शियांग वानकिंग छोटे से बार के पीछे खड़ी थी, हाथ में शेकर लिए हुए। जीजा जी, आप क्या पीना चाहेंगे? मैंने गिलासों में रखे रंग बिरंगे लाल और हरे लिक्विड्स को देखा। मुझे कम अल्कोहल वाली कोई ड्रिंक दो। मैंने पहले कभी नहीं पी थी। शियांग वानकिंग ने अपने सफेद दांत चमकाते हुए मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल। फिर उसने बहुत ही कुशलता से ड्रिंक मिक्स करना शुरू कर दिया। उसने जानबूझकर कुछ डिफिकल्ट मूव्स भी दिखाए। उसे देखकर मैं तो दंग रह गया। मैंने तालियां बजाकर और सीटी मारकर उसकी तारीफ की। ये देखकर शियांग वानकिंग और भी उत्साह के साथ परफॉर्म करने लगी। मेरे सामने एक ग्रेडियंट ब्लू कॉकटेल रखा गया। जीजा जी, इसे ट्राई कीजिए। इस ड्रिंक में अल्कोहल बहुत कम है। मैंने ग्लास उठाया, पहले उसे सूंघा और फिर एक ही बार में उसे पी गया। उसे खत्म करने के बाद भी मुझे लगा कि ये काफी नहीं था। नहाने के बाद बुओ यान ने भी बाहर आकर कुछ ड्रिंक्स लेने का प्लान बनाया था, लेकिन जैसे ही उसने अंदर कदम रखा उसने मुझे छोटे से बार पर झुका हुआ देखा। वो तुरंत पास आई। ज़ैंग चेन। बुओ यान ने शियांग वानकिंग की तरफ थोड़ी ठंडी नजरों से देखा। क्या हुआ? शियांग वानकिंग ने झेपते हुए अपनी नाक छुई। बहन लुयान, मुझे सच में नहीं पता था कि जीजाजी की अल्कोहल टॉलरेंस इतनी खराब है। बुओ यान ने बार पर रखे दर्जन भर गिलासों को देखा। क्या उसने ये सब पी लिए? शियांग वानकिंग ने तुरंत अपना सिर हिलाया। बुओ यान की आवाज में थोड़ी कड़वाहट थी। उसने कितने पिए? शियांग वानकिंग ने धीरे से एक उंगली उठाई। बुओ यान की नजरें और ठंडी हो गईं। 10 ग्लास? सिर्फ एक ग्लास। बुओ यान का चेहरा जैसे जम गया। उसे लगा शायद उसने गलत सुना है। उसने सिर्फ एक ग्लास पिया और इतना नशे में हो गया? सिर्फ बुओ यान ही नहीं, वहां मौजूद बाकी सब भी ये देखकर हैरान थे। बुओ यान ने अपनी भौहें सिकोड़ी। तो फिर तुमने उसे वापस कमरे में जाकर रेस्ट करने में मदद क्यों नहीं की? उसे बस यहीं ऐसे ही छोड़ दिया? ये कहते हुए बुओ यान ने मुझे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। शियांग वानकिंग ने जल्दी से उसे रोकने के लिए हाथ बढ़ाया। बहन लू यान, ऐसा मत करो। लेकिन जिसकी उसने कल्पना की थी वैसा कुछ नहीं हुआ। बुओ यान ने बहुत ही कामयाबी से मुझे उठा लिया था। शियांग वानकिंग ने निराश होकर अपना हाथ पीछे खींच लिया। नामुमकिन। तभी दांत पीसते हुए एक आवाज सुनाई दी। किस आधार पर तुम उसे छू सकती हो, पर मैं नहीं?
बुओ यान ने मुड़कर देखा कि जियांग वान आरयू एक तरफ बैठी थी। बुओ यान ने अपनी भौहें सिकोड़ी। तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? बाकी लोग जो अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहे थे, आखिर खुद को रोक नहीं पाए और सब जोर जोर से हंसने लगे। पता चला कि इससे पहले जियांग वान आरयू ने भी मुझे कमरे तक ले जाने में मदद करनी चाहिए थी, लेकिन जैसे ही उसका हाथ मेरे कंधे पर लगा, मैंने उसे एक जोरदार तमाचा जड़ दिया था। कोई भी मेरे करीब नहीं आ पा रहा था, इसीलिए सबने मुझे उस छोटे से बार पर ही छोड़ दिया था। उन्हें बस ये उम्मीद नहीं थी कि जैसे ही बुओ यान आएगी, करीब आना भी ठीक होगा, हाथ लगाना भी ठीक होगा और मुझे गले लगाना भी ठीक होगा। ये सच्चाई जानकर बुओ यान मुस्कुरा दी। इस तरह का अनोखा फेवरेटिज्म किसे पसंद नहीं आएगा? जियांग वान आरयू ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। मेरा भाई मुझे दे दो, मैं इसे वापस ले जाऊंगी। बुओ यान ने उसकी तरफ देखा, फिर शांति से मेरी बंद आंखों को देखा। उसने धीरे से मुझे जियांग वान आरयू की बाहों में शिफ्ट कर दिया। इससे पहले कि जियांग वान आरयू की मुस्कान पूरी तरह खिल पाती, मैंने उसके चेहरे पर फिर से एक थप्पड़ मार दिया। एक पल की हैरानी के बाद वहां सबकी हंसी का ऐसा फव्वारा फूटा कि छत गिर जाए। उस हंसी ने मुझे मेरे नशे की हालत से जगा दिया। जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली, मुझे बुओ यान का खूबसूरत चेहरा दिखा। मैंने मुस्कुराते हुए ऊपर देखा और उस मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे बुओ यान को पाया। मैं भी मुस्कुराया। मैंने हाथ बढ़ाकर बुओ यान के गालों को थाम लिया। बुओ यान, तुम कितनी खूबसूरत हो। अच्छा जियांग चेन, मैं तुम्हें ले। इससे पहले कि बुओ यान अपनी बात पूरी कर पाती, मैंने उसके आकर्षक लाल होठों को चूम लिया था। ही, मैंने तुम्हें किस कर लिया। मेरी नशे में डूबी आवाज गूंजी। छोटा सा बार तुरंत सन्नाटे में डूब गया। बुओ यान एक पल के लिए हैरान रह गई, फिर उसने अपने होंठ भींच लिए। उसने ऊपर देखा, उसका चेहरा एक्सप्रेशनलेस था। मैं जियांग चेन को उसके रूम में वापस ले जा रही हूं। इतना कहकर बिना किसी को कुछ बोलने का मौका दिए उसने बार से निकलने में मेरी मदद की। रूम में वापस आने के बाद बुओ यान तुरंत वहां से नहीं गई। अभी कुछ देर पहले हुई उस किस को याद करके बुओ यान के होठों के कोने थोड़े ऊपर मुड़ गए। उसकी नजर मेरे पतले होठों पर टिकी थी। बुओ यान धीरे से नीचे झुकी। ठीक जब उसके होंठ मेरे होठों से सिर्फ 1 सेंटीमीटर दूर थे, वो रुक गई। हमारी सांसें आपस में मिल रही थीं। सीडर की ताज़ा खुशबू और अल्कोहल की हल्की महक ने बालू यान को भी थोड़ा मदहोश कर दिया था। रहने दो, आज मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। जैसे ही बुओ यान ने कहा कि वो मुझे छोड़ देगी, मैं अचानक आगे बढ़ा। हमारे होंठ एक बार फिर एक दूसरे से छू गए। बालू यान की आंखों की गहराई में कुछ चमक उठा। इस बार उसने खुद को नहीं रोका और मुझे पागलों की तरह किस करने लगी। मैंने सपना देखा कि मैं बादलों पर तैर रहा हूं और लुढ़क रहा हूं। अचानक कुछ बदतमीज पक्षी मुझे परेशान करने आए तो मैंने एक को थप्पड़ मारकर भगा दिया। मुझे उन्हें मारने में बहुत मजा आ रहा था। फिर मैंने देखा कि बुओ यान आ गई है। उसने व्हाइट आउटफिट पहना था और वो बिल्कुल एक परी जैसी लग रही थी। मैं उसे देखता रह गया और बालू यान ने आगे बढ़कर मुझे गले लगा लिया। मैंने बिल्कुल विरोध नहीं किया, लेकिन तभी कोई और आ गया। वे मुझे बालू यान की बाहों से छीनना चाहते थे। बिना सोचे समझे मैंने उस इंसान को एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। वो इंसान दूर जा गिरा। मुझे बहुत खुशी महसूस हुई, इसलिए मैं मुड़ा और बालू यान को किस कर लिया। मुझे याद नहीं कि उसके बाद क्या हुआ। जब मुझे होश आया तो मुझे थोड़ी सांस लेने में दिक्कत महसूस हो रही थी। मेरे मुंह से एक हल्की सी असहज कराह निकली। तुरंत बाद बुओ यान की आवाज मेरे कान में गूंजी, सांस लो बुद्धू जंगचैन। मैंने आज्ञाकारी बच्चे की तरह सांस ली, लेकिन मेरी सांसें फिर से चुरा ली गईं। मदहोशी में मैंने अपनी आंखें खोली और देखा कि बुओ यान मुझे किस कर रही है। तो ये बालू यान थी जो मुझे किस कर रही थी। ये तो अच्छी बात है, कम से कम ये कोई और नहीं था। उसके बाद मैं पूरी तरह से बेहोश हो गया। बुओ यान उस किस में थोड़ी खो गई थी। जब उसने खत्म किया तो उसे एहसास हुआ कि मैं सो चुका हूं। बुओ यान हंसने लगी। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं सो जाऊंगा। उसकी लंबी सफेद उंगली ने धीरे से मेरे होठों को छुआ। उसने मुझे फिर से किस करने की इच्छा को दबा लिया। बुओ यान ने मुझे फिर से कंबल ओढ़ाया। फिर वो उठी और कमरे से बाहर निकल गई। बाहर के कमरे में उसने एक पल के लिए खुद को संभाला। फिर उसने दरवाजा खोला। कुछ लोग अंदर की तरफ गिर पड़े। पता चला कि ये जियांग वान आरयू और बाकी सब थे जो जासूसी करने आए थे। जियांग वान आरयू की नज़र बुओ यान के साफ तौर पर सूजे हुए और लाल होठों पर गई। तुम बुओ यान, तुमने मेरे भाई को किस किया। बुओ यान के चेहरे के भाव शांत थे। ये जियांग चेन था जिसने शुरुआत की थी। बेशर्म बालू यान, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इस तरह की इंसान निकलोगी। तुमने मेरे भाई के नशे का फायदा उठाया। बालू यान के एक्सप्रेशन नहीं बदले। मैंने ऐसा नहीं किया। जियांग वान आरयू इतनी गुस्से में थी कि वो आगे बढ़कर किसी को मारना चाहती थी, लेकिन उसे तुरंत शांग वांकिंग और बाकी लोगों ने पकड़ लिया। जियांग यांग को चिंता थी कि सब लोग मुझे जगा देंगे।
यूजी और मैं आज रात यहीं रुकेंगे और लिटिल चेन का ख्याल रखेंगे। बाकी सब जहां जाना चाहें जा सकते हैं, बस यहां मत रुको। इतना कहकर जियांग यांग ने दरवाजा बंद कर दिया। जियांग वान आर्यू और बाकी सब गलियारे में एक दूसरे को देखते हुए खड़े रहे। जियांग वान आर्यू ने गुस्से में बुओ यान को घूरा। चलो ड्रिंक करते हैं, आज रात भागने की हिम्मत मत करना, हमारे बीच एक कंपटीशन होगा। बुओ यान के एक्सप्रेशन नहीं बदले और उसने सिर हिलाकर हामी भर दी। ठीक है। शांग वानकिंग को ड्रामा और चीजों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना बहुत पसंद था। जल्द ही उन दोनों के सामने अल्कोहल के 10 ग्लास करीने से लगा दिए गए। हर ग्लास लबालब भरा था। जियांग वान आर्यू ने एक ग्लास उठाया, उसके होठों का कोना थोड़ा फड़का। उसने बुओ यान को एक चैलेंजिंग लुक दिया। बुओ यान ने भी अपने सामने रखा पहला ग्लास उठाया। उसने हल्के से जियांग वान आर्यू के ग्लास से अपना ग्लास टकराया, फिर अपना सिर पीछे झुकाया और पूरा ग्लास पी गई। इसके बाद दूसरा ग्लास, फिर तीसरा ग्लास। वे दोनों एक के बाद एक ग्लास ऐसे पी रही थीं जैसे उन गिलासों में अल्कोहल नहीं बल्कि पानी हो। शांग वानकिंग और जीकिंग साइड से उनका हौसला बढ़ा रही थीं। गूशू उन दोनों के पीने के तरीके को देखकर अपना सिर हिला रही थी। उस दिन के अंत में बार में सिर्फ 1.5 इंसान ही होश में था, एक गूशू और बाकी आधी बुओ यान। उन तीनों नशे में धुत लोगों को उनके कमरों तक पहुंचाने के बाद गूशू ने बुओ यान को उसके कमरे तक छोड़ा। गूशू ने बुओ यान से कुछ कहा। बुओ यान मुड़ी। उसके चेहरे पर अब भी वही कोल्ड एक्सप्रेशन था, लेकिन उसकी आंखों के कोनों में हल्की सी लाली थी। गूशू मुस्कुराई। मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई कि तुम्हें तुम्हारा सच्चा प्यार मिल गया है। उसका ख्याल रखना। मैं रखूंगी। सुबह जल्दी मेरी आंख खुली और मेरे सिर में तेज दर्द हो रहा था। मैं मुश्किल से उठकर बैठा और देखा कि जियांग यांग और बायूजी मेरे पास ही सो रहे थे। वे दोनों एक दूसरे को गले लगाकर चैन की नींद सो रहे थे। मैंने याद करने की कोशिश की कि कल रात क्या हुआ था। मुझे सिर्फ इतना याद था कि शायद मैंने अल्कोहल पी थी और उसके बाद जाहिर तौर पर मुझे नशा हो गया था। मैंने पहले कभी नहीं पी थी, इसलिए मुझे अपनी टॉलरेंस का अंदाजा नहीं था, लेकिन मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि मेरी टॉलरेंस इतनी खराब होगी। एक ग्लास, सिर्फ एक ग्लास और मैं आउट हो गया था। मैंने अपने थोड़े बिखरे हुए छोटे बालों को सहलाया। कल रात की कुछ धुंधली तस्वीरें मेरे दिमाग में आने लगीं। ऐसा लगता है कि नशे में मैंने किसी को मारा था। मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा था कि मैंने किसे मारा। मैंने जल्दी से अपने पास सो रहे उन दोनों लोगों को चेक किया। उनके चेहरे पर हाथ के निशान नहीं थे, तो शायद मैंने जियांग यांग या बायूजी को नहीं मारा था। मैंने चुपके से राहत की सांस ली। मैंने थोड़ा और याद करने की कोशिश की। फिर मुझे वो सपना याद आया और सपने में मेरा खुद आगे बढ़कर बुओ यान को किस करना भी याद आया। क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने सच में बुओ यान को किस किया हो? भाई चैन, तुम क्या बड़बड़ा रहे हो? सिर घुमाकर देखा तो मेरी नज़र बेयूजी की नींद भरी आंखों से मिली। मुझे थोड़ा गिल्टी महसूस हुआ। कुछ नहीं, तुम वापस सो जाओ। बेयूजी ने इसमें कोई औपचारिकता नहीं दिखाई और सच में वापस सोने के लिए लेट गया। मैं बेड से उतरा और अपने मॉर्निंग रूटीन में लग गया। चेहरा धोते समय मैंने नोटिस किया कि मेरा मुंह थोड़ा सूजा हुआ था। बुओ यान को किस करने वाली इमेज फिर से मेरे दिमाग में छा गई। क्या मैंने वाकई बुओ यान को किस किया था? इस सवाल का जवाब तब कंफर्म हुआ जब जियांग यांग और बायूजी सोकर उठे। ये जानकर कि मैंने वाकई किसी को मारा था, और वो भी अपनी सगी बहन जियांग वान आर्यू को, मैं दंग रह गया। क्या मैंने सच में किसी को मारा? मैंने कल रात का वो सीन याद किया। जियांग यांग और बायूजी अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे थे। वे दोनों बेड पर लोटपोट हो रहे थे। ये सुनकर मैं बहुत एम्बैरेस्ड महसूस करने लगा। जियांग यांग ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। चिंता मत करो, दीदी तुम्हें ब्लेम नहीं करेंगी। हालांकि जियांग यांग और बायू ने मुझे दिलासा दिया, फिर भी मैं थोड़ा डरा हुआ था। मैंने कुछ गलत किया था, इसलिए मुझे उसकी भरपाई करने का रास्ता ढूंढना ही था। मैंने फैसला किया कि मैं 8वीं मंजिल के किचन का इस्तेमाल करके जियांग वान आर्यू के लिए कुछ बनाऊंगा। माफी मांगने के लिए मैंने कुकिंग खत्म की और बाहर आया, लेकिन 8वीं मंजिल पर मुझे कोई नहीं मिला। जब मैं सोच ही रहा था तभी गूशू बाहर आई। क्या तुम जियांग वान आर्यू और बाकी सबको ढूंढ रहे हो? वे सब नशे में धुत हैं, शायद वे अभी भी सो रहे होंगे। नशे में? मेरी दीदी की अल्कोहल टॉलरेंस इतनी भी खराब नहीं है। कल रात उन्होंने कितनी पी ली? गूशू के चेहरे पर थोड़ी शर्मिंदगी दिखी। उसने अपना गाल खुजलाया। ज्यादा नहीं, लेकिन साफ था कि कोई भी इन बातों पर यकीन नहीं करेगा। मेरा माथा सिकुड़ता देख गूशू एक पल के लिए हिचकिचाई और फिर बोली, जियांग वान आर्यू इस बात से थोड़ा परेशान थी कि तुमने बालू यान को किस किया है, इसलिए उसने उसे ड्रिंकिंग कॉन्टेस्ट के लिए खींच लिया। मैं वापस किचन में गया ताकि उनके लिए हैंगओवर सूप बना सकूं। मैंने दरवाजा खटखटाया। दीदी, क्या आप जाग गई हैं? मैंने कमरे में किसी हलचल को सुनने की कोशिश की, लेकिन कमरे की साउंड प्रूफिंग बहुत अच्छी थी। मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। काफी इंतजार के बाद मैंने फिर से दरवाजा खटखटाया।
इस बार मुझे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। दरवाजा जियांग वान आर्यू ने खोला। उसका चेहरा अभी भी सूजा हुआ था और बाल बिखरे हुए थे। वो साफ तौर पर अभी सोकर उठी थी। इसी पल मुझे यकीन हुआ कि मैंने सच में अपनी सगी बहन को मारा था। दीदी, आई एम सॉरी। जियांग वान आर्यू का दिमाग एक पल के लिए ब्लैंक हो गया। फिर उसे एहसास हुआ कि मैं उसके चेहरे के बारे में बात कर रहा हूं। तभी उसे याद आया कि कल रात में नशे में था, बालू यान को कसकर गले लगाया हुआ था और यहां तक कि मैंने खुद किस शुरू की थी। उसका एक्सप्रेशन थोड़ा खराब हो गया। मैंने सेंसिटिविटी के साथ महसूस किया कि जियांग वान आर्यू का मूड कुछ खास अच्छा नहीं है। मैंने अपना सिर और नीचे झुका लिया। दीदी, सच में आई एम सॉरी। कल रात मैं नशे में था। मुझे नहीं पता था कि मैं आपको इस तरह मार दूंगा। उसने मुझे माफी मांगते हुए सिर झुकाए देखा तो उस दयनीय हालत को देखकर उसका दिल पिघल गया। कोई बात नहीं, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, लेकिन आगे से कभी अल्कोहल को हाथ मत लगाना। ओके। मैंने तुरंत सिर हिलाकर हामी भर दी। आखिर मेरी अल्कोहल टॉलरेंस सिर्फ एक गिलास ही तो है। आप थोड़ा हैंगओवर सूप पी लीजिए, फिर कुछ खा लीजिएगा। जियांग वान आर्यू ने चमकती हुई मुस्कान दी। वो मुझे अंदर आने देने के लिए एक तरफ हटने ही वाली थी कि अचानक गलियारे से बीएयू की आवाज गूंजी। कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। मेरी दीदी को कुछ हो गया है। जैसे ही मैंने सुना कि बालू यान को कुछ हुआ है, मैंने अपने हाथ की ट्रे जियांग वान आर्यू की बाहों में थमा दी और सिर्फ इतना कहा, मैं चेक करने जा रहा हूं, और मुड़कर भागने लगा। जियांग वान आर्यू अपने हाथ की चीजों को खाली नजरों से देखती रह गई। फिर उसने मेरी पीठ को देखा जो बिना पीछे मुड़े भाग रहा था। उसके होंठों के कोने लटक गए। मैं सीधे बियोयान के कमरे में घुसा और देखा कि वो हेडबोर्ड के सहारे आधी झुकी हुई है। उसका चेहरा एक अजीब से लाल रंग का हो गया था। शोर सुनकर बुओयान ने ऊपर देखा। मुझे देखकर उसके होंठों पर मुस्कान आ गई। तुम यहां क्यों हो? मैंने यूजी से सुना कि तुम्हें कुछ हुआ है, इसलिए मैं चेक करने आ गया। बुओयान ने दरवाजे पर खड़े यू के जासूसी वाले चेहरे की ओर देखा। फिर उसने मुझसे बहुत ही जेंटल टोन में कहा, कुछ नहीं है, बस हल्का सा कोल्ड और थोड़ा फीवर है। मैंने तुरंत अपना हाथ बालूयान के माथे पर रखा। ये तो बहुत गर्म है। मैंने अपनी भौहें सिकोड़ी और पूछा, फर्स्ट एड किट कहाँ है? बेयू बोला, मुझे पता है ये कहाँ है, मैं लेकर आता हूँ। थोड़ी ही देर में बेयू फर्स्ट एड किट ले आया। मुझे उसके अंदर एक थर्मामीटर मिला। मैंने उसे हिलाया, शुक और बालूयान को दे दिया। बुओयान ने आज्ञाकारी बनकर उसे लिया और अपनी बगल आम के नीचे रख लिया। मेरा परेशान चेहरा देखकर उसने धीरे से सलाह दी, कुछ नहीं है, चिंता मत करो। मैंने अपने होंठ भींचे और कहा, कुछ नहीं कैसे? मैं बेड के पास बैठ गया और थर्मामीटर का टाइम देखने लगा। ये देखकर बुओयान ने एक ठंडी आह भरी। टाइम खत्म हो गया। उसने चेक करने के लिए थर्मामीटर निकाला। उसके चेहरे के भाव नहीं बदले, लेकिन जब मैंने उसे देखने के लिए लिया तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये लगभग 39 डिग्री है। मैंने घबराहट में कहा, ऐसे काम नहीं चलेगा, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। लेकिन बुओयान ने नरमी से मना कर दिया, जरूरत नहीं है, कुछ मेडिसिन लेने के बाद ठीक हो जाएगा। बालूयान, तुम अपनी बॉडी की इस तरह कद्र क्यों नहीं करती? मैंने देखा कि बालूयान को अपनी बॉडी की कोई फिक्र नहीं थी और मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया। ये पहली बार था जब मैं उस पर गुस्सा हुआ था। यहां तक कि दरवाजे पर बातें सुन रहा बेयू भी डर गया और चुपके से वहां से चला गया। बुओयान के एक्सप्रेशन वैसे ही रहे। उसने मेरा हाथ पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन मैं पीछे हट गया। फिर भी बुओयान ने मुझे खींचकर अपने बेड के पास बिठा लिया। उसने प्यार से पूछा, क्या तुम नाराज हो? मैं इतना गुस्से में था कि कुछ बोल नहीं पाया। ये देखकर बुओयान ने और क्यूट बनने की एक्टिंग जारी रखी। मैं सच में ठीक हूं, मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है। मेडिसिन लेने और रेस्ट करने के बाद मैं पक्का ठीक हो जाऊंगी। तभी बेयू अंदर आ गया। उसके साथ एक डॉक्टर भी था। डॉक्टर आ गए हैं, डॉक्टर आ गए हैं। डॉक्टर बेड के पास आए। मैं रास्ता देना चाहता था, लेकिन बुओयान ने मेरा हाथ छोड़ने से मना कर दिया। डॉक्टर ने संक्षेप में बालूयान को एग्जामिन किया। उन्होंने अपनी भौहें सिकोड़ी और कहा कि शायद इसे एक इंजेक्शन की जरूरत है। बुओयान को मना करने का मौका दिए बिना मैंने तुरंत कहा, इसे इंजेक्शन लगा दीजिए, हम इंजेक्शन लगवा लेंगे। लेकिन डॉक्टर ने फिर भी बालूयान की तरफ देखा। उसे सिर हिलाते देख डॉक्टर ने बॉक्स से सामान निकाला। उन्होंने इंजेक्शन के लिए इक्विपमेंट तैयार किए। मैंने देखा कि बुओयान ने अभी भी मेरा हाथ नहीं छोड़ा था, इसलिए मैंने कहा, मेरा हाथ छोड़ो। बुओयान मुस्कुराई, लेकिन उसका हाथ अभी भी नहीं छूटा। बुओयान, मेरा हाथ छोड़ो। बुओयान सब अच्छी तरह जानती थी, फिर भी उसने पूछा, क्यों? अगर मुझे इंजेक्शन लग रहा है तो तुम यही रुकोगे और देखोगे। असल में मैं ये कहना चाहता था कि इंजेक्शन के लिए पैंट नीचे करनी पड़ती है। क्या तुम चाहती हो कि मैं यहां खड़ा होकर देखूं? खैर, डॉक्टर ने सुई नीडल तैयार की, बालूयान की आस्तीन स्लीव ऊपर की और उसके हाथ आम में इंजेक्शन लगा दिया।
इंजेक्शन बहुत जल्दी खत्म हो गया। इंजेक्शन लगाने के बाद डॉक्टर ने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए और जाने की तैयारी करने लगे। जाने से पहले डॉक्टर ने एक और सेंटेंस जोड़ा, असल में बुखार कम करने वाले इंजेक्शन जरूरी नहीं कि हिप बट पर ही लगाए जाएं। इतना कहकर डॉक्टर जल्दी से चले गए और मैं लाल चेहरे के साथ बेड के पास बैठा रह गया। मैं जाना चाहता था, लेकिन बालू यान ने मेरी कलाई पकड़ रखी थी। मैं अपना चेहरा छिपाना चाहता था, लेकिन बुओ यान ने अभी भी मेरी कलाई थामी हुई थी। क्या इंजेक्शन के बाद तुम्हें बेहतर महसूस हो रहा है? बालू यान अभी भी थोड़ी अस्वस्थ लग रही थी। उसकी खूबसूरत, उसकी पतली और लंबी भौहें थोड़ी सिकोड़ी हुई थीं और उसकी आवाज बहुत धीमी थी। मैं अपनी हथेली के नीचे बढ़ता हुआ टेम्परेचर महसूस कर सकता था। मेरे दिल में थोड़ी चिंता होने लगी। तुम्हारे कपड़े पूरे गीले हैं, क्या तुम्हें इन्हें चेंज करने की जरूरत है? बालू यान ने अपनी आंखें झुकाईं और मुझे देखा। उसकी गहरी आंखों में अब रोशनी की छोटी छोटी चिंगारियां चमक रही थीं। इंजेक्शन के बाद मेरी बाहों में बिल्कुल स्ट्रेंथ नहीं है। तुम मेरी मदद करो। ये सेंटेंस जैसे ही फिसला, मुझे इसका पछतावा हुआ। मैं खड़ा हुआ, जल्दी से बाथरूम गया और जल्द ही गर्म पानी का एक बेसिन लेकर बाहर आया। क्या तुम्हारे कपड़े क्लोजेट में हैं? बालू यान कमजोरी के साथ हेडबोर्ड के सहारे टिकी हुई थी। उसकी आवाज बहुत सॉफ्ट थी। मैंने क्लोजेट से साफ कपड़े निकाले। मेरी नजर अंडरवियर ड्रॉअर पर पड़ी और मैं थोड़ा हिचकिचाया। फिर मैंने क्लोजेट का दरवाजा बंद कर दिया। मैं इंतजार कर रहा था कि बुओ यान खुद कपड़े उतारे, लेकिन बुओ यान का खुद ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। क्या तुम चेंज नहीं करने वाली? मेरी बाहों में बिल्कुल ताकत नहीं है। मैं कुछ सेकंड के लिए हिचकिचाया और बुओ यान के पास बैठ गया। मेरी उंगलियां उसकी पाजामा की बटन्स की तरफ बढ़ीं। आखिरकार मुझे अचानक कुछ याद आया और मैंने कहा, कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड को यहां बुला दूं? लेकिन बालू यान निराश दिखी। मुझे लगता है कि अब मेरी बाहों में थोड़ी ताकत आ गई है। मैं खुद चेंज कर लूंगी। मैं जल्दी से वहां से चला गया। बाहर वाले कमरे में बीएयू का कोई अता पता नहीं था। मैंने सोचा कि बुओ यान ने शायद कुछ खाया नहीं होगा, इसलिए मैं फिर से किचन की तरफ गया। खुद को साफ करने के बाद बुओ यान चुपचाप बेड पर लेट गई। उसे बहुत नींद आ रही थी, इसलिए उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और नींद की वादियों में खोने लगी। लेकिन जैसे ही उसे झपकी आने लगी, उसे बाहर के कमरे से शोर सुनाई दिया, तो उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। मैं ट्रे लेकर अंदर आया। बुओ यान हेडबोर्ड के सहारे आधी झुकी हुई थी। मुझे लगा, जियांग चैन को अब मेरी कोई फिक्र नहीं है। मैं बस तुम्हारे लिए कुछ पकाने गया था। तुमने शायद कुछ खाया नहीं है ना? मुझे भूख नहीं है, नो एपेटाइट। ये सच था। बुओ यान अक्सर बीमार नहीं पड़ती थी, लेकिन अभी उसे कुछ भी खाने की इच्छा नहीं थी। मैंने अपनी तैयार की हुई मिलेट पॉरेज के बाउल की तरफ अजीब तरीके से देखा। क्या तुम थोड़ा सा खा लोगी? बुओ यान ने कुछ नहीं कहा, बस मुझे घूरती रही। मैं थोड़ा हिचकिचाया। चलो, मैं तुम्हें खिला देता हूं। अचानक बुओ यान के होठों के कोनों पर एक मुस्कान आ गई। फिर तो ये मेरे जियांग चैन के लिए थोड़ी तकलीफ की बात होगी। उसकी बातों से मुझे थोड़ी एम्बैरेसिंग महसूस हुई। मैंने दलिया का बाउल उठाया, एक चम्मच भरा और उसे धीरे से फूंक मारकर ठंडा किया। फिर मैं उसे बुओ यान के होठों के पास ले गया। बुओ यान ने मुंह खोला और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे खा लिया। यह देखकर कि वो मजे से खा रही है, मैंने एक और चम्मच भरा और उसे फूंक मारी। फिर उसे उसके मुंह के पास ले गया। इसी तरह एक के बाद एक चम्मच से दलिया का पूरा बाउल खत्म हो गया। क्या तुम थोड़ा और खाना चाहती हो? बुओ यान ने धीरे से अपना सिर हिलाया। मैंने सिर हिलाया और जिद नहीं की। मैंने खाली बाउल एक तरफ रख दिया। तुम्हें थोड़ा सो जाना चाहिए। मैंने देखा कि तुम्हें अभी थोड़ी नींद आ रही थी। अगर मैं सो गई तो क्या तुम चले जाओगे? मैं सुन्न हो गया। मुझे हिचकिचाते देख बुओ यान ने अपनी आंखें झुका लीं। उसकी टोन बहुत कैजुअल थी। कोई बात नहीं, तुमने इस पूरे टाइम मेरा ख्याल रखकर बहुत हार्ड वर्क की है। तुम वापस जाओ और रेस्ट करो। मैं ठीक हूं। मैंने उसका अभी भी पीला चेहरा देखा और मेरा दिल पिघल गया। मैं नहीं जा रहा हूं, मैं तुम्हारे साथ ही रुकूंगा। तुम्हें कमरे में अकेला छोड़ना मुझे ठीक नहीं लग रहा। डोंट फील एट ईज। क्या मैं पहले खाना खाकर फिर वापस आ सकता हूं? ठीक है, जल्दी जाओ। मैं ट्रे लेकर बाहर खाना खाने चला गया। मैं पूरी सुबह बिजी रहा था और अभी तक कुछ नहीं खाया था। इस समय बाकी सब लोग भी रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे। मुझे दरवाजे पर देखते ही सबकी नजरें उधर घूम गईं। जियांग यांग और बायू ने मेरे पीछे देखा, लेकिन उन्हें बालूयान कहीं नजर नहीं आई। भाई चन, मेरी बहन कहाँ है? मैंने कहा। तुम्हारी बहन खाना खाते ही सो गई। ओह, तो वो अब ठीक है? मैंने सिर हिलाया। काफी बेहतर है। मैं खाना खत्म करने के बाद उसे चेक करने जाऊंगा। ये सुनकर कि मैं बाद में फिर उसे देखने जाऊंगा, जियांग वान आर्यू थोड़ी नाखुश दिखी। उसने कुछ पल सोचा और कहा, लिटिल चेन, बालूयान की हेल्थ बहुत अच्छी है। वो साल भर वर्कआउट करती है। उसकी फिजीक टॉप नॉच है। बस मामूली सा कोल्ड है, कोई बड़ी बात नहीं।
एक जवान मर्द और औरत का अकेले होना तुम्हारी रेपुटेशन के लिए अच्छा नहीं होगा। मुझे पता था कि वो सही कह रही है, लेकिन फिर भी मैं चिंता किए बिना नहीं रह सका, खासकर इसलिए क्योंकि अभी कुछ देर पहले बालू यान को 39 डिग्री बुखार था। मैं वाकई बिल्कुल भी सुकून में नहीं था। मैंने अपनी बहन से ये बात छिपाने का प्लान बनाया। मैं बाद में चुपके से जाकर बुओ यान का ख्याल रखूंगा। ऊपर से मैंने हामी भर दी। खाना खाने के बाद मैंने कहा कि मेरी तबीयत भी थोड़ी खराब लग रही है, और फिर मैं अपने रूम में वापस आ गया। मैं गलियारे हॉलवे की हलचल पर नजर रखता रहा। ये देखते ही कि सब अपने अपने रूम में चले गए हैं, मैंने चुपके से अपना दरवाज़ा खोला। मैंने बालू यान के रूम कार्ड का इस्तेमाल करके उसका दरवाज़ा चोरी छिपे खोला और अंदर घुस गया। मैं दबे पांव अंदर वाले कमरे में गया और देखा कि बुओ यान, जिसे रेस्ट करना चाहिए था, अब हेडबोर्ड के सहारे टिकी हुई थी और उसकी गोद में लैपटॉप था। मैंने भौहें सिकोड़ी और कहा, तुम रेस्ट क्यों नहीं कर रही हो? बुओ यान ने मुझे देखा, उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई। उसने अपने बगल वाली जगह थपथपाई। मैं वहां बैठ गया और लैपटॉप पर नजर डाली। उस पर ऐसे डॉक्यूमेंट्स थे जो मुझे समझ नहीं आ रहे थे। मैंने परेशान होकर कहा, तुम बीमार हो, तुम ठीक से रेस्ट क्यों नहीं कर सकती? बुओ यान ने एक अपोलोजेटिक मुस्कान दी। ये अर्जेंट काम है। असल में मैं बुओ यान को डांटना नहीं चाहता था, मुझे बस उसके लिए बहुत बुरा लग रहा था। दूसरे लोग तो सिर्फ एक अमीर वॉरिस एयर की ग्लैमरस लाइफ ही देखते हैं। वे कभी नहीं सोचते कि उस ग्लैमर के पीछे साधारण इंसान से कहीं ज्यादा मेहनत छिपी होती है। बुओ यान ने मेरी आवाज में वो उदासी महसूस की। उसने लैपटॉप एक तरफ रखा और मेरी बांह थामकर मुझसे सट गई। उसकी चमकती और गीली आंखों ने मेरी तरफ देखा और मैं तुरंत पिघल गया। मैं ठीक हूं, बस थोड़ी आह भर रहा था। जल्दी से काम खत्म करो, पर मैं तुम्हें सिर्फ आधा घंटा दे रहा हूं। बालू यान ने फिर से अपना लैपटॉप उठाया और काम शुरू कर दिया, जबकि मैं साथ देने के लिए शांति से उसके बगल में बैठा रहा। आधे घंटे से भी कम समय में बुओ यान ने अपना काम खत्म कर लिया। मैंने तुरंत कंप्यूटर हटा दिया और बुओ यान को सीधे बेड पर लेटने के लिए कहा। मैंने बुओ यान का टेम्परेचर चेक किया, वो गिरकर 38 डिग्री हो गया था। ऐसा लगता है कि बुखार कम करने वाले इंजेक्शन ने काम कर दिया था। जल्दी से रेस्ट करो, मैं यहीं तुम्हारे पास हूं। चिंता मत करो, मैं कहीं नहीं जा रहा। बुओ यान ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके होठों की मुस्कान उसका खुश मिजाज जाहिर कर रही थी। बालू यान ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कीं और जल्द ही सो गई। मैंने बालू यान को अच्छी तरह कंबल ओढ़ा दिया। मैं बेड के बिल्कुल पास बैठ गया, अपना एक हाथ ठुड्डी चीन पर टिकाया और बिना पलक झपकाए सोती हुई बुओ यान को देखता रहा। सोते समय बुओ यान और भी ज्यादा जेंटल लग रही थी। जागने के मुकाबले सोते समय बुओ यान और भी मासूम लग रही थी। मेरी नजरें उसके चेहरे के एक एक फीचर पर घूम रही थीं। मैं उसे जितना ज्यादा देख रहा था वो उतनी ही खूबसूरत लग रही थी। थोड़ी देर तक देखते देखते मैं बेड के पास ही सो गया। मेरे गहरी नींद में सोने के बाद बुओ यान ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। जब मेरी दोबारा आंख खुली तो मुझे बहुत गर्मी महसूस हो रही थी। जैसे ही मैंने आंखें खोलीं, मुझे एक आकर्षक गर्दन नेक दिखाई दी। उसकी मालकिन को शायद काफी गर्मी लग रही थी, क्योंकि पसीने की एक चमकती हुई बूंद वहां से लुढ़क रही थी। मैंने ऊपर देखा और अप्रत्याशित रूप से मेरी नजरें उसकी गहरी डार्क आंखों से मिलीं। मैं कुछ बोलने ही वाला था कि मुझे अपने होठों पर एक किस महसूस हुई। हमारे होठों के जरिए एक जलती हुई गर्माहट मुझ तक पहुंच रही थी। मुझे एहसास हुआ कि बालू यान को शायद फिर से बुखार आ गया है। ये टेम्परेचर पहले के मुकाबले साफ तौर पर काफी ज्यादा था। मैं बुओ यान को पीछे धकेलना चाहता था, लेकिन उसने मुझे बहुत मजबूती से पकड़ रखा था। शायद मेरे विरोध से वो नाखुश थी, इसलिए बुओ यान ने करवट ली और मुझे अपने नीचे दबा पिंड लिया। वो मुझे फिर से किस करने के लिए नीचे झुकी, क्योंकि वो अभी भी बीमार थी, इसलिए मुझे उसे धक्का देने की हिम्मत नहीं हुई। कमरे में घना अंधेरा था। मैं बुओ यान के एक्सप्रेशन साफ नहीं देख पा रहा था। मुझे ये भी नहीं पता था कि क्या समय हुआ है। हमने काफी देर तक किस किया। बुओ यान अब थोड़ी होश में आती दिख रही थी। अंधेरे में वो मुझे शांति से देखती रही। काफी देर बाद उसने धीरे से कहा, आई एम सॉरी। फिर वो बेड से उतरी और बाथरूम की तरफ भाग गई। मैं बेड पर अवाक रह गया। जब तक मुझे बाथरूम से पानी गिरने की आवाज सुनाई नहीं दी, तब तक मैं होश में नहीं आया। मैं उठकर बैठा और बेड साइड लैंप जलाया। शाम के 6 बजे बज चुके थे। बाहर पूरी तरह अंधेरा हो चुका था। अंधेरे में हमारे किस करने वाले सीन को याद करके वो बार बार मेरे दिमाग में रिप्ले हो रहा था। मेरे कान एकदम लाल हो गए। मुझे अपने शरीर के एक हिस्से में भी बदलाव महसूस हुआ। अभी अंधेरा इतना ज्यादा था कि कुछ दिख नहीं रहा था, बस मेरी सेंसेस बहुत शार्प हो गई थी। मुझे बुओ यान की वो किस, उसका टेम्परेचर और उसकी सांसें अच्छी तरह याद थीं। जब तक बुओ यान बाथरूम में थी, मैं भी थोड़ा शांत हो चुका था। मैं बेड से उठा और पास के सोफे पर बैठकर उसके बाहर आने का इंतजार करने लगा।
थोड़ी देर बाद बाथरूम से बुओ यान की भारी आवाज, होर्स वॉइस आई। जांग चेन, क्या तुम मुझे कपड़ों का एक सेट दे सकते हो? ठीक है। मैंने वार्डरोब का रास्ता पहचाना और कपड़ों का एक सेट निकाला। इस बार वो थोड़ा हिचकिचाई। उसने जल्दी से ड्रॉअर से एक आइटम चुना और उसे कपड़ों के बीच छिपा दिया। फिर जैसे कुछ हुआ ही न हो, मैं बाथरूम के दरवाजे तक गया। मैं कपड़े ले आया हूं। बाथरूम का दरवाजा थोड़ा सा खुला। मैंने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाया और कपड़े बुओ यान को पकड़ा दिए। फिर मैं जल्दी से वहां से हट गया। बाथरूम का दरवाजा फिर से बंद हो गया। थोड़ी देर बाद बुओ यान पूरे कपड़े पहनकर बाहर आई। मैंने उसे थर्मामीटर दिया। अपना टेम्परेचर चेक करो। बुओ यान ने आज्ञाकारी बनकर थर्मामीटर लिया और अपनी बगल में रख लिया। इंतजार का समय हमेशा बहुत लंबा लगता है। जैसे ही टाइम पूरा हुआ, मैं उसे देखने के लिए बेताब था। इसके विपरीत पेशेंट बालू यान ने बहुत ही आराम से थर्मामीटर निकाला। थर्मामीटर पर टेम्परेचर देखने के बाद मैंने राहत की सांस ली। बुखार कम हो गया था। बालू यान चुपचाप सुनती रही, उसने कुछ नहीं कहा। मैंने बुओ यान की तरफ देखा। अभी कुछ देर पहले जो हुआ था वो अनजाने में फिर से दिमाग में आ गया। मैं अचानक महसूस किया कि मैं अब यहां और नहीं रुक सकता। अगर तुम अब ठीक हो तो मैं। इससे पहले कि मैं अपना सेंटेंस पूरा कर पाता, बुओ यान ने आगे बढ़कर मेरा हाथ थाम लिया। उसकी दयनीय आंखों ने मेरी तरफ देखा। जांग चेन, पहले 2 बार जो मैंने बिना परमिशन तुम्हें किस किया, क्या तुम नाराज हो? मैं दंग रह गया। फिर मेरे कान तुरंत लाल हो गए। मैं नाराज नहीं हूं। मुझे पता है तुम उस वक्त होश में नहीं थी। ऐसा नहीं था कि मैं होश में नहीं थी। लिटिल चेन, मैं तुम्हें किस करना चाहती हूं। मैं हमेशा से चाहती थी। बुओ यान की थोड़ी भारी आवाज मेरे कान में गूंजी। बुओ यान की इस डायरेक्टनेस ने मुझे थोड़ा असमंजस में डाल दिया कि क्या कहूं। ओह, ये कहकर मैंने उससे नजरें फेर लीं। बुओ यान ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। जांग चेन के इस ओह का क्या मतलब है? क्या इसका मतलब ये है कि तुम्हें पता है कि मैं हमेशा से तुम्हें किस करना चाहती थी, या ये कि तुम भी चाहते हो कि मैं तुम्हें किस करूं? मेरा कंठ 2 बार ऊपर नीचे हुआ। मैंने आह भरी और बेबसी से कहा, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो तुम्हें खुद पता होती हैं। उन्हें चुपचाप दिल में रखना ही काफी है। उन्हें जोर से मत कहो। मैंने अपने बगल में बैठी बुओ यान को नहीं देखा। उसके होठों के कोने पागलों की तरह ऊपर मुड़ रहे थे। अचानक बुओ यान करीब आने के लिए आगे बढ़ी। तो फिर चलो किस करते हैं। बुओ यान ने बिना कुछ कहे मेरी तरफ देखा। उसने धीरे से अपनी आंखें मेरे सामने बंद कर लीं। मैंने अपना एक हाथ उसकी गर्दन के पीछे रखा। मेरे होंठ सीधे उसके होठों से जा मिले। यह किस पहले वाली किसी भी किस से अलग थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं धीरे धीरे किसी शानदार डेलिकेसी का स्वाद ले रहा हूं। बहुत बारीकी से उसके भीतर के एहसास को महसूस कर रहा हूं। हमने बहुत लंबे समय तक किस किया, इतना लंबा कि जब हम अलग हुए तो हम दोनों की सांसें थोड़ी फूल रही थीं। बालू यान ने अपना माथा मेरे माथे से टिका दिया। मेरी उंगलियां धीरे से उसके होठों को सहलाने लगीं। मैं बोला, वे कहते हैं कि कोल्ड सबसे ज्यादा तब फैलता है, कंटेजियस, जब आप ठीक होने वाले होते हैं। बुओ यान एक पल के लिए हैरान रह गई, फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसने मेरी कमर के चारों ओर अपनी बाहें डाल दीं और मेरी बाहों में सिमट गईं। मुझे समझ नहीं आया कि बुओ यान किस बात पर हंस रही थी, लेकिन फिर भी मैंने आज्ञाकारी बनकर उसे खुद को गले लगाने दिया। हालांकि मेरे दिल में मैं कुछ और ही सोच रहा था। क्या बालू यान और मुझे अपना रिलेशनशिप थोड़ा बदल लेना चाहिए? ये एम्बिग्यूटी बहुत अच्छी नहीं लग रही। मुझे सोच में डूबा देख बुओ यान धीरे से बोली, जांग चेन क्या सोच रहा है? मैं हमारे रिलेशनशिप के बारे में सोच रहा हूं। क्या हमें इसे एक कदम और आगे ले जाना चाहिए? ये देखकर कि बालू यान ने कोई जवाब नहीं दिया, मैंने खुद ही एक्सप्लेन किया। मैंने शेन शाओवे को पहले ही भुला दिया है। मेरा दिल अब खाली है। मुझे लगता है कि मेरे मन में तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं। बुओ यान की उंगली धीरे से मेरे होठों पर टिक गई। जेंग चेन, कॉन्फेस मुझे करने दो। मैं बस समझाने ही वाला था कि तभी बुओ यान की जेंटल आवाज सुनाई दी। जेंग चेन, जिस पल मैं तुमसे पहली बार मिली थी, मुझे तुमसे पहली नजर में प्यार, लव एट फर्स्ट साइट हो गया था। क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? मुझे तुम्हारा ख्याल रखने दो, तुम्हें प्यार करने दो, शादी को ध्यान में रखकर मेरे साथ डेट करो। ओके, मुझे उम्मीद नहीं थी कि बुओ यान इतनी सीरियस होगी। उसकी आंखों में चमकती हुई रोशनी देखकर मैं भी भावुक हो गया। ओके, मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए एग्री करता हूं। बुओ यान मुस्कुराई। उसने हाथ बढ़ाकर मुझे कसकर गले लगा लिया। मैंने हाथ बढ़ाकर बुओ यान का चेहरा ऊपर उठाया और उसके होठों को चूम लिया। बुओ यान ने अपना हाथ मेरी गर्दन के चारों ओर लपेट लिया। एक लंबा और पैशनेट किस। जब हम अलग हुए तो हम दोनों के होठों पर मुस्कान थी। बुओ यान ने कहा, क्या तुमने नहीं कहा था कि किस करने से बीमारी फैल जाएगी? मैंने मजे लेते हुए कहा, क्या पिछली किस से नहीं फैली?
तुमने मुझे पहले ही इन्फेक्ट कर दिया है। अब एक बार और सही, क्या फर्क पड़ता है।